तो आज हम कार्यक्रम की शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल भावुक पल के साथ कर रहे हैं। और एक ऐसा पल जिसमें देश की अब वो क्षतिपूर्ति वैसी नहीं हो सकती। मैं बोलता हूँ कि कई बार भारत की भूमि पर ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने अपनी जगहों पर विजय का पताका फहराया। आज एक ऐसे ही योद्धा इस पृथ्वी से चले गए। उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश के वित्त मंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे और बिल्कुल बेदाग छवि के रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि गठबंधनों की सरकार हो और छवि में किसी तरह का कोई दाग ना हो। आप कल्पना कर सकते हैं देश के ऐसे समय पर उन्होंने बागडोर संभाली हो जिस समय आपके पास सिर्फ 10 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कोई प्रायर अनुभव नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन एक बड़ी भारी भरकम सरकार को चलाया, ऐसे समय पर चलाया जिस समय ये कहा जाता है कि वो भारत का गोल्डन एरा था। वो गोल्डन एरा था 1991 का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वाली पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसीज। उस समय हम स्कूल में पढ़ते थे। मेरे को बहुत अच्छी से याद है, मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हुआ करता था। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के जितने आर्टिकल आया करते थे, मैं सबको बड़े गौर से पढ़ता था। मेरा सौभाग्य एक बार और भी जगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह से मेरे को मिलने का मौका भी मिला। मैं एक बार उससे पर्सनली मिल चुका हूँ। बेहद ही शांत स्वभाव, ऐसा स्वभाव बिल्कुल सागर की तरह। ऊपर से आपको हिचकोले खाते हुए दिखेंगे, हो सकता है कई बार आपको राजनीतिक पटल पे इधर उधर होते हुए दिखें, लेकिन अंदर से उतने ही सौम्य, उतने ही शांति से और उतने ही दृढ़ अपने निश्चयों के साथ है। ऐसा कोई भी फैसला देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने नहीं लिया जो कि विवाद बना हो। ऐसा कोई भी फैसला देश के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने नहीं लिया हो जो विवाद बना हो, बल्कि सारे फैसले ऐसे थे जो कि भारत को प्रगति के पथ पर ले गए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पर जाते थे तो मेरे को अच्छे से याद है, देश के गणमान्य व्यक्ति, विदेश के, उनके अपने अपने देशों के, उनको रिसीव करने के लिए आते थे। मेरे को एक बार और भी ध्यान है, जब मनमोहन सिंह बाहर गए थे यूएस, तब जॉर्ज बुश बकायदा उनसे मिले। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत ही शांत स्वभाव है आपका। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि हर चीज़ बोल के नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ करके भी दिखाई जाती है। तो इस तरह की वो शख्सियत थे। और मैं बोलूँगा, क्या पक्ष और क्या विपक्ष, वो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो इस पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ वैसे ही थे। आप उनका नाम जितना बड़े अक्षरों में लिखेंगे ना, उससे कहीं ज़रा से उनके पास डिग्रियां थी और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों में से एक थे। आज हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, 18 हाउस ऑफ देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि, एक पैकेज के रूप में हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। फिर हम आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए उन तस्वीरों को साझा किया जो अब इतिहास बन गई हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मोदी सीएम थे और फिर बाद में पीएम बन गए। पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए एक्स पर लिखा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती रहती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही 2 बार के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी सादगी का हर कोई कायल था। उनकी तर्क शक्ति और अर्थशास्त्र पर पकड़ उन्हें बाकी नेताओं से जुदा करती थी, और ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते थे। इतने लंबे अरसे तक
जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मनमोहन सिंह करीब 33 साल तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। जब वो पीएम थे तब भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। लोकतंत्र के प्रति डॉक्टर मनमोहन सिंह की कर्मठता उन्हें बाकी सांसदों से अलग बनाती थी। उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। साफ है कि मनमोहन सिंह जैसे लोग राजनीति में विरले ही मिलते हैं। यही वजह है कि भारतीय राजनीति में वो हमेशा धूमकेतु की तरह चमकते रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे तो अपने आप में गंभीर शख्सियत थे ही, लेकिन सिख इतिहास में बोला जाता है राज करेगा खालसा, मतलब खालसा होगा जो गुरु गोविंद सिंह जी के बनाए हुए सिख होंगे, वो राज करेंगे। पहले सिख प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे और उन्होंने अपनी जो देश को योगदान दिया बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, बतौर आरबीआई गवर्नर, बतौर देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे। उनके बारे में कहा जाता है वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने इस एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रधानमंत्री के तौर पे की जो यात्रा है वो सिर्फ 10 साल में पूरी करके दिखा दी। आज भी उनके बताए हुए लेसन्स पे कई वित्त मंत्री, कई आरबीआई गवर्नर और कई स्कूल कॉलेजेस में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। जब वो राजनीति में नहीं थे तो बहुत अच्छे टीचर थे। पंजाब में इकोनॉमिक्स के टीचर हुआ करते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरे को अच्छे से याद है, मेरे फादर उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, तो इसलिए मेरे को उनके बारे में थोड़ा और पता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारी तरफ से बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके परिवार को भगवान सद्बुद्धि दे, उनको इस दुख को झेलने की शक्ति दे, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे मौन रहकर अपने काम को ऐसा किया जाए कि सब लोग आपके काम के ही बारे में बोलें। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मौन को तो धारण किया, लेकिन काम ऐसा करके दिखाया कि सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को शत शत नमन। आगे बढ़ते हैं और आज के सत्र के लिए कौन से वो 4 बड़े ट्रिगर्स होंगे जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे। अमेरिकी बाजार कल मिले जुले सपाट ही बंद होते हुए नजर आए। गिफ्ट निफ्टी 23,930 के आसपास कारोबार करता हुआ। एफआईआईज की बात करें तो कैश मार्केट में बिकवाली अभी भी 8वें दिन लगातार एफआईआईज ने बिकवाली की और दिसंबर में अब तक 9,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं। डिक्सन टेक ने रेफ्रिजरेटर के लिए सेलेकॉर गैजेट्स के साथ एक करार किया है। बड़ी डील है, रेफ्रिजरेटर और कुछ कंपोनेंट्स बनाने के लिए ये डील साइन की है। और जुबिलेंट फूड वर्क्स जहां पर स्पार्कलिंग बेवरेज के साथ कोको कोला के साथ एक एमओयू साइन किया है, तो ये भी एक बड़ी डील है जिसके चलते जुबिलेंट फूड वर्क्स पर आज एक्शन दिखेगा। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको आपकी नज़र आज के सत्र के लिए बनाए रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत निक्केई यानी
जापानीज मार्केट में 400 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। लेकिन इसके अलावा कोरियन मार्केट में थोड़ी सी गिरावट, कॉस्पी 0.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। CSI 300 इंडेक्स यानी चीन के बाजार सुस्त है और हांगकांग के बाजारों में भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा। अमेरिकी बाजार कल सपाट ही बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स में करीब 0.1% की तेजी दिखी, वही नैस्डैक कंपोजिट 0.1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। याद रखें, जॉबलेस क्लेम्स का डेटा कल अमेरिकी बाजारों में आया था, जहां पर 2,19,000 के जॉबलेस क्लेम्स लोगों ने रिपोर्ट किए हैं, जो वीक ऑन वीक बेसिस पर देखें तो काफ़ी अच्छा नंबर है, इंप्रूवमेंट दिखा है, जो एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी आज सुबह ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा। और याद रखें, यूरोपियन बाजार कल क्रिसमस के एक्सटेंडेड हॉलिडे के चलते बंद थे, तो वहां से कोई एडिशनल ट्रिगर्स निकल कर नहीं आए। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है कच्चे तेल में, सोने और चांदी में, और वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। याद रखें, 2 दिनों की तेजी के बाद सोने में हल्की सी कमजोरी आज सुबह दिखी है। स्पॉट गोल्ड अब करीब $2,631 पर आउंस के आसपास ट्रेड करता हुआ, और चांदी $30 पर आउंस के नीचे अभी भी ट्रेड करता हुआ। कच्चे तेल की बात करें तो $73.1 पर बैरल। पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल सप्लाई बढ़ने की चिंता है, इसी के साथ डिमांड तो कमज़ोर पिछले कुछ महीनों से रही है, और 2025 में भी ग्लोबल कच्चे तेल की डिमांड कमज़ोर ही रहेगी, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से दबाव दिखा है। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। FIIs ने कल फिर एक बार बिकवाली की कल के सत्र में, और DIIs ने फिर एक बार खरीदारी की। FIIs ने 2400 करोड़ की बिकवाली की, वही DIIs ने करीब 3,400 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की थी। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है, FII और DII की पोजीशनिंग में कैसे बदलाव दिखे हैं? डिम्पी, आप बताएं कैसे चेंजेस दिखे हैं कल पोजीशनिंग में, और उसका इम्पैक्ट आज के बाजार पर कैसा दिखेगा? देखिए, कोई खास मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं शीशा मार्केट्स के अंदर। अगर आप कुल मिला के निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देखें, कल बिल्कुल शांत था। उससे पहले छुट्टी और उससे पहले भी शांति ही थी मार्केट के अंदर, और आज का दिन भी कुछ खास बड़ा होने नहीं जा रहा है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी वगैरह को भी देख रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ आपको खास बड़ा संकेत नहीं है, 10-20 पॉइंट के ही संकेत है। ऑलरेडी आप वीकेंड पे हैं, आप ईयर एंड पे हैं, आप एक्सपायरी एंड पे आ गए थे, तो सारा एंड ही एंड है। तो अब आप नए साल में कुछ नए ट्रिगर के साथ ही कामकाज करेंगे। मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है कि 30 तारीख और 31 तारीख को भी मार्केट थोड़ा डल रहेगा। तो आज फ्राइडे के सेशन, अगर ये बात आपको पता है कि 30-31 को मार्केट डल रह सकता है, तो फ्राइडे के सेशन में कौन होगा जो बड़ी पोजीशंस लेगा? एक और बात, अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें 86,000 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शंस का सेलिंग का नंबर आया है। कहने का मतलब जब जब इंडेक्स ऑप्शंस का सेलिंग का नंबर आएगा, मार्केट को चलने में तकलीफ होगी। बात मैंने कल भी आपके सामने रखी थी और बैक टेस्टेड फॉर्मूलेज की तौर पर भी आपको बताया था। तो मेरे को लगता नहीं कि बाजार के अंदर कोई खास बड़ा मूव है, किसी तरह का कोई मेजर चेंजेस डाटा के अंदर दिख नहीं रहा। ना ही मेरे को FIs की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस दिखा, है ना, और ना ही रिटेल की होल्डिंग्स में, ना ही DIs की होल्डिंग में जस की तस है। रिटेल के पास करीब 65 से 67% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग्स है, DIs के पास 48% और FIs के पास करीब 23% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग्स है, 23 से 24% के आसपास की। तो कुल मिला के बाज़ार अभी पूरी तरह से एक सीमित दायरे के अंदर है, किसी तरह का कोई मेजर चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं करते, और ना ही आपके पास ट्रिगर है। चलिए मैं ही आपसे अगर पूछ लूँ पलट के कि आपके पास क्या ट्रिगर है मार्केट में, तो आप 3 ट्रिगर नहीं गिनवा पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो वो भी नहीं हुआ। रेंज का ब्रेक डाउन हुआ है, वो भी नहीं हुआ। तो आप क्या कर रहे हैं? चर्न कर रहे हैं। हाँ, चर्निंग में क्योंकि कल थोड़ा सा विक्स बढ़ा है, कल करीब 5% से ज़्यादा के विक्स के अंदर बढ़ोतरी हुई है, तो थोड़ा बहुत उठापटक आपको दिख सकती है, बट वो भी रेंज में ही रहेगी। रेंज का ब्रेकआउट, रेंज का ब्रेकडाउन अभी लगता नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, लेवल के हिसाब से अभी FIs के नंबर से ही, FIs के बिना बढ़े हुए नंबर्स के ये रेंज का ब्रेकआउट होना और टिकना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर ये रेंज पार हो भी जाती है ना, तब भी एक मन में डाउट या कॉशियस का स्टांस को मत छोड़िएगा, वो जस का तस रखिएगा। कई बार क्या होता है कि चर्निंग इतनी ज़ोरदार होती है या फिर सेक्टोरल मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि आपको रेंज तो दिख जाएगी, लेकिन वापस आपको नीचे ही आना होगा। वजह क्योंकि ठोस प्लेयर सिस्टम के अंदर नहीं है। तो इसलिए
ये लेवल्स अभी मैं आपके सामने रख दूंगा निफ्टी के, बट फिलहाल एफआईज की तरफ से कोई एग्रेशन नहीं है और मेरे को लगता नहीं 1 से 2 दिन बाद तक कोई एग्रेशन अभी आएगा। बिल्कुल, तो ये नज़रिया एफआईआई और डीआईआई की पोजीशनिंग में ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं दिखे, लेकिन डिम्पी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ ही हमें बता दीजिए कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए। ज़्यादा कुछ कल एक्शन नहीं था, 23,750 के आसपास निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया था। देखिए, जब हम नई सीरीज के अंदर एंटर किया ना शेषा, तो हमारे पास 4,46,000 कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या ज़्यादा है या कम है, ये मैं बोलूँगा थोड़े से कम है। तो करीब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगर होते हैं ऑन एन एवरेज, पिछले 5-6 एक्सपायरी से हमको 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट मिलते आए हैं, लेकिन इस बार 4,46,000 कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स कम है। तो इसलिए फर्स्ट हाफ में यानी कि पहले 15 दिन ऑफ द सीरीज़ थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। आई रिपीट माई सेल्फ, डाटा के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपको एग्रेशन शो करते हैं, आपका ये बताते हैं कि आप बायसनेस अपना पॉजिटिव रखें। आप इस जो भी डिप आते हैं उसका इस्तेमाल करें, डिप नहीं आते ना तो कोई बात नहीं, आप फिर भी थोड़ी बहुत पोजीशंस ले सकते हैं, बट रिग्रेसली स्टॉप लॉस के साथ। अब मैं आपके सामने निफ्टी के डाटा रखता हूँ। 4,46,000 कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिए, 42% का ओपन इंटरेस्ट हुआ कल, फ्लैट नंबर्स है। ये जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो क्या है, ट्रांसफ़र हो क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार अभी नीचे नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, 23,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। सर यहाँ पे प्लस कर लें, हाँ कर सकते हो। छोटा मोटा डिप मिल जाए, कर सकते हो। आपको इतना ही प्लस करना है जिसको आप झेल पाओ। कितने स्टॉप लॉस के साथ? 23,500 के स्टॉप लॉस के साथ। एक स्टॉप लॉस बैक ऑफ द माइंड अपने माइंड में ज़रूर रखना, वो पैनिक लो है। आई रिपीट माई सेल्फ, नंबर बताने से पहले, वो पैनिक लो है, वो है 23,300 का। वो तभी लगेगा जब बाजार में कोई पैनिक आएगी, कोई खबर आएगी, कोई नेगेटिविटी आएगी, तभी होगा। अदरवाइज इस तरह के डाटा के साथ वो नहीं आएगा। तो 23,500 आपका स्टॉप लॉस हो गया। छोटा मोटा डिप मिले आप उसको प्लस कर सकते हो। और ऊपर जाते समय पहले 23,800 पे, अब बोलेंगे तो बहुत पास है, 50-60 पॉइंट पर आते ही 800 आ जाएगा। यस, एक बार 800 पार हो गया तो फिर 100 पॉइंट और चलेगा, 900 तक जाएगा बाजार। आप चाहें तो 900 में प्रॉफिट बुक कर लो। 900 पार हो गया तो फिर 24,000 तक जाएगा बाजार। बोले सर ये क्या बड़ी, ये तो आसान सी बात है बताना। आसान सी बात नहीं है बताना, क्योंकि 24,000 तक आप रुक रुक के चलेंगे। 24,000 आने पर ही आपकी रियल टर्म्स में शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। 24,000 तक देख लेना, आपके पास एफआईज भी बहुत ज़ोर से नहीं आएंगे। तो पहले ये 100-200 पॉइंट की जो जर्नी है, इसमें गाड़ी थोड़ी स्लो चलेगी, फिर फास्ट होगी नहीं होगी तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो 24,000 अपना थोड़ा माइंडसेट इस तरह से बना के चलना कि हमको हर 100 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ से करीब 200 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट है। ये मैंने निफ्टी के लेवल्स बता दिए। ऑप्शंस के ट्रेडर्स को थोड़ा ध्यान रखना, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना पुल बैक की और स्ट्रॉन्ग पुल बैक की, तभी कॉल्स को प्लस करना, नहीं तो ऐसे ना आपकी टाइम वैल्यू और पैसा दोनों खराब होगा। तो इसलिए ऑप्शंस वाले थोड़ा रिग्रेसली आराम से देख के काम करना। मौका मिलेगा तो हम भी आपको ऑप्शंस के ट्रेड आज ही बताएंगे और कल परसों मंडे को भी बताएंगे आपको, जैसे भी हमको ट्रेड समझ में आएगा। तो ये निफ्टी का व्यू पॉइंट है। आशीषा, आपने बैंक निफ्टी के बारे में पता किया तो मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी 1 डे बिफोर ही शुरू हो गई थी। तो बैंक निफ्टी के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो जो हम इसका कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी 29 जनवरी को है, इसमें करीब 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट है। होने चाहिए थे 1.5 लाख, तो 7,000 कम है, उसमें करीब 30-40,000 कम है। तो अभी गुंजाइश है बैंक निफ्टी के भी चलने की। बायसनेस अपना पॉजिटिव रखना और आप इसके अंदर भी ट्रेड ले सकते हो। कल भी 51,000 के हम ऊपर ही बंद हुए हैं, 62 पॉइंट प्लस माइनस हो रहा है। तो आपको एक काम करना है, इसके अंदर 50-800 का एक स्टॉप लॉस रखना है। तो पहले भी आप रख चुके हो। छोटा मोटा डिप मिल जाए तो और अच्छा, नहीं मिले तो यहाँ से भी प्लस कर सकते हो। पहला टारगेट 51,500, दूसरा टारगेट 51,800। कल का जब हाई लगा था मार्केट का तब 51,740 का हाई था, यानी कि 51,800 राउंड फिगर में पकड़ के चलो तो आप। तो 51,500 और 51,800 दो रेजिस्टेंस रहेंगे और 50,800 आपका सपोर्ट रहेगा। बताने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि डाटा में कुछ चेंजेस है नहीं मेजरली। तो आप नई सीरीज़ के अंदर एंटर कर रहे हो, बस इतना ही ध्यान रखना, सीरीज़ के अंदर जब एंटर करोगे वॉल्यूम को कम रखना। हो सकता है मौके आपको आगे मिल जाएं या और बेहतर करने के मौके भी मिले, इसलिए कम वॉल्यूम के साथ आप ट्रेड करना चाहो तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी भी हो गया। ऑप्शंस ट्रेड के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस वाले एक्टिव रहें, क्योंकि उनके पास एक ही स्ट्राइक है और प्रीमियम काफ़ी अच्छा है। एक्सरसाइज प्राइस करीब 900 का है, 900 रुपये तक का है, तो आपको अच्छा स्विंग मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर आओगे ना, वहाँ पे वीकली अभी भी पड़ी हुई हैं,
तो छोटे छोटे प्राइज होते हैं, एक्सरसाइज प्राइज होते हैं, वहाँ से आपको खेलने को तो मिल जाता है लेकिन पैसे नहीं बनते। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर आएंगे ना, वहाँ पे एक ही स्ट्राइक है और वॉल्यूम एक्सरसाइज प्राइस भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप 1 घंटे में फ्री हो सकते हैं। बट थोड़ा रिग्रेसली स्टॉप लॉस के साथ करना, स्विंग काफ़ी फास्ट होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे। वैशाली पारिक, देवांग शाह भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनका भी जरा करते हैं स्वागत। वैशाली मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। देवांग भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वैशाली मैम आपकी रीडिंग पिछले 2-3 दिन से मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ नहीं हो रहा, बट प्रिटेंड कर रहा है कि वो ब्रेकआउट करेगा, ऐसा लग रहा है स्क्रीन को देख के। एक बार आपकी रीडिंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखा जाए एक्चुअली फ्रंट लाइन तो इंडिकेशन तो फ्रंट लाइन स्टॉक से ही होता है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो भी हैवी वेट स्टॉक्स है उसमें से सिर्फ 2 ही स्टॉक्स पॉजिटिव में है, एक है एसबीआई और एक है भारती एयरटेल। बाकी के सभी के ट्रेंड अभी भी डाउन है। तो अभी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इज ऑसिलेटिंग। अभी नियर टर्म सपोर्ट है 23,300 का और 23 और आज के लिए मैं सपोर्ट रखूंगी 23,600 का। सो अनलेस एंड अनटिल ये 23,900 को क्रॉस करे और सस्टेन करे तो हम 24,000 की उम्मीद रख सकते हैं। तो नैरो रेंज की ही अभी तो फिलहाल मूवमेंट चल रही है। और बैंक निफ्टी ऑल्सो 50,800 का ब्रॉड बेस सपोर्ट बन चुका है। आज के लिए हम 51,000 का सपोर्ट लेंगे और 51,850 को क्रॉस करना आवश्यक है टू गेट इनटू अ फर्दर ट्रेंड। सो इसी अनुसार हम मेजर इंडेक्स की व्यू बनाते हैं। ठीक है, अब जरा दिवांग से उनके शेयर्स के साथ शुरुआत करें। दिवांग भाई आपके शेयर्स। फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा सन फार्मा। सन फार्मा में ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए रिवर्सल देखने मिला है, कल एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है, तो सन फार्मा खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना 1810, टारगेट है 1890। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ओबेरॉय रियलिटी। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ओबेरॉय रियलिटी का, हार्ट ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ओबेरॉय रियलिटी खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 2265, टारगेट है 2394। पर खरीदारी की राय 2394 तक के लक्ष्य बनाकर रखे, ये सलाह देवांग ने दी है। लेकिन वैशाली आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज सुबह कौन से होंगे? तो एक तो मैंने अदानी पोर्ट चूज किया है। काफी समय के बाद एक कन्विंसिंग बुलिश कैंडल भी बनी है, हायर टॉप डेली चार्ट पे दिख रहा है। सो 1200 के छोटे से कंसोलिडेशन के बाद एक ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहा है। सो 1200 का थोड़ा रिट्रेस हुए बिकॉज कल हमने मोमेंटम जरूर देखा है। 1220 के आसपास अगर मौका मिले तो खरीदा जा सकता है और 1200 के स्टॉप लॉस के साथ टू लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 1300। और दूसरा है, कल हमने देखा इंटेलेक्ट में काफी एक स्ट्रेंथ दिख रही है और ब्रेकआउट लेवल पे ही क्रॉस हुआ है। सो आई थिंक इंटेलेक्ट पे जरूर ध्यान दिया जाए बिकॉज एक बार ये ब्रेकआउट के ऊपर 1055 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हम देख सकते हैं 1100 1120। सो ये दूसरा स्टॉक है जो मुझे सही लग रहा है। लाइन जहां पर पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दिखा है, इस स्टॉक पर खरीदारी की राय 1110 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा वैशाली ने अदानी पोर्ट्स, याद रखिए अदानी पोर्ट्स सबसे बड़ा गेनर था निफ्टी 50 इंडेक्स का, सभी अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में कल एक्शन दिखा था और इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय 1300 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और 1210 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय वैशाली ने दी है। लेकिन इसके अलावा रियल्टी इंडेक्स पर नजर डालेंगे। कल के सत्र में सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था और रियल्टी स्टॉक्स में भारी गिरावट भी दिखी थी। रेमंड 3% नीचे बंद हुआ था, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और शोभा में भी करीब 1 से 2% की गिरावट दिखी थी। देवांग, क्या राय होगी आपकी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर और कल के दबाव के बाद क्या आज एक रिवर्सल ट्रेंड नजर आ सकता है? तो रियल इंडेक्स से डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर था, बट ओवरऑल बात करें स्टॉक स्पेसिफिक रहने का अप्रोच रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे ओवररिलेटी की बात की, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट अगर शोभा की बात करें तो अभी भी कंसोलिडेशन देखने मिला है, एक रेंज में देखने मिला है। जब तक ये 1630 के ऊपर नहीं निकलता है स्टॉक तब तक आई थिंक अवॉइड की सलाह रहेगी, उसके बाद एंट्री की सलाह रहेगी शोभा में।
नजरिया रियल एस्टेट स्टॉक्स पर, जहां पर काफी दबाव कल के सत्र में दिखा था, लेकिन इस बीच ऑटो सेक्टर से एमएनएम पर भी नजर डालेंगे। 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था। वैशाली, महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? तो एक्चुअली देखा जाए तो ऑटो इंडेक्स पूरा ओवरऑल करेक्टिव मोड में था, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपैरेटिवली एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो 2900 का फिलहाल सपोर्ट है, और एक बार 3050 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3100 3120 का नेक्स्ट टारगेट के लिए। सो फिलहाल व्यू पॉजिटिव है। नियर टर्म रेजिस्टेंस लाइज एट 3050। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर कल के 2% की तेजी के बाद अभी भी अप मूव यहां पर दिखाई दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, खबरों वाले शेयर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं, और इस बीच हमारे साथ वरुण और शरद जुड़ चुके हैं। शरद, सबसे पहले आप बताएं, खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल आशीषा, सबसे पहले अगर खबरों वाले शेयर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है जुबलेंट फूडवर्क्स जो है सबसे पहले नज़र में आने वाला है। यहाँ पे उन्होंने एमओयू साइन कर दिया है, और याद रखिए ये कोका कोला इंडिया के साथ जो है एमओयू साइन किया गया है। देखा जाए तो यहाँ पे जो है परचेज करने वाले हैं उनकी जो स्पार्कलिंग बेवरेज प्रोडक्ट है उसको लेके, और इसके अलावा एक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी कंसिडर करने वाली है। नेट अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव रहेगा स्टॉक के लिए, और ओवरऑल उनकी जो ऑफरिंग्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। दूसरा स्टॉक रहने वाला है आपका डिक्सन टेक। यहाँ पे देखें तो एमओयू साइन करने वाले सेल्कोर गैजेट्स के साथ, और यहाँ पे देखें तो रेफ्रिजरेटर्स और उनके कंपोनेंट्स दोनों के जो है ऑफरिंग्स रहने वाले हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की बात करें, हमारा अगला स्टॉक रहेगा। नवंबर की डेटा आई है और यहाँ पे बात करें तो एलसीएल वॉल्यूम जो है 1% ही बढ़ा है सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और मंथ ऑन बेसिस पे अगर दिसंबर के आंकड़े देखें तो कमज़ोर आए हैं, 4% की गिरावट आई है। कुछ स्टॉक्स जैसे कि आरती फार्मा लैब्स पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे एबेकस एसेट मैनेजर ने 11 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है, और सुनील सिंघानिया प्रमोटेड एक एंटिटी है और एक दिग्गज बाजार के इन्वेस्टर है। इरकॉन की बात करें तो लगभग 90 करोड़ का जो है इनको ऑर्डर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे से आया है, और आज 2 इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस भी हैं, इस पे भी नज़र रखिएगा। सबसे पहला है मजगांव डॉक, आज एक्सप्लिट ट्रेड होने वाली है 1:2 के रेशियो में, और दूसरा स्टॉक रहेगा एनएमडीसी, यहाँ पे एक्स बोनस ट्रेड करेगी 2:1 पे। तो ये जो है अहम आप कह सकते हैं खबरों वाले शेयर्स है जिस पे जो है नज़र रहने वाली है। लेकिन ब्रोकरेजेस में आज क्या होने वाला है उसकी सारी डिटेल जो है ब्रोकरेज स्टेक्स की जो है हमें बताएंगे वरुण। ओके, तो शरद देखिए, वैसे तो ऑटोज फोकस में रहेंगे, इंडसइंड बैंक रहेगा, लेकिन शुरुआत में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ करूंगा, क्योंकि यहाँ मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है और इन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब देखिए, इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और लक्ष्य देखिए 350 से बढ़ा के अब ये 375 का दे रहे हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, जो डैम कैपिटल की रिपोर्ट है इस पर मैं आगे बात करूंगा। तो अब ये कह क्या रहे हैं, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 2025 के लिए इसको ये अपनी टॉप पिक बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी एक्सपांशन ये कंपनी कर रही है उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा, और मार्केट शेयर जो है ये कंपनी गेन कर रही है। इसके लिए यहाँ पे इनका फोकस है। इनका कहना है कि एबिटा मुनाफे में कैगर ग्रोथ जो है करीब 14% से 20% के आसपास आपको FY24 से 27 के लिए देखने मिल सकती है। अब डैम कैपिटल की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ऑटोज़ के ऊपर जो रिपोर्ट निकाली है वहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिकवरी जो है आपको देखने मिलेगी FY26 में, क्योंकि फेवरेबल मैक्रोज आपको देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे टाटा मोटर्स खरीदारी की सलाह ये दे रहे हैं, न्यूट्रल से खरीदारी की सलाह आप देख रहे हैं, और 870 का टारगेट है। एस्कॉर्ट्स पे न्यूट्रल से खरीदारी की सलाह 3550 का लक्ष्य है। बजाज ऑटो सेल से बाय का कॉल है 9750 का लक्ष्य है, और यहाँ पे टॉप पिक्स M&M TVS मोटर्स RK फोर्जिंग को ये बता रहे हैं। और आखिरी में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इंडसइंड बैंक पे डैम कैपिटल की रिपोर्ट है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य जो है इन्होंने 1650 से घटा के अब 1200 का किया है। इनका कहना है कि FY25 में अगर आप देखेंगे तो प्रेशर देखने मिलेगा इस कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे। इसके लिए इन्होंने अपने EPS एस्टिमेट जो है उसको भी काटा है। FY25 से 27 तक 13% से 18% के आसपास की कटौती इन्होंने की, और इनका कहना है कि निम्स जो है 4% से नीचे आ सकते हैं। आखिरी में एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पे भी रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, वो भी आपको बता देता हूँ। इनका कहना है कि जो प्राइस हाइक ली गई है Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में, MGL द्वारा अगर आप देखेंगे तो 1 रुपये के बाद 2 रुपये के और प्राइस हाइक की गई है नवंबर के महीने में, और आगे चल के 5 से 6% के आसपास की प्राइस हाइक जो है वो यहाँ पे और देखने मिल सकती है। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ जो है वहाँ पे भी आप नज़र रखिएगा।
ठीक है जी। और शरद और वरुण, इन दोनों में एक चीज़ और भी कॉमन है। खैर हमारे रिसर्च के महारथी तो हैं ही दो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों दुबे भी हैं। अच्छा, वरुण और शरद जब आप एक दूसरे को बोलते हो मिस्टर दुबे करके बोलते हो, या फिर वरुण और शरद करके ऐसे करके बोलते हो? आप ऐसे बोलते हो क्या, दुबे जी सुनना जरा बात हमारी, या फिर ऐसे बोलते हो वरुण या फिर शरद? आप एक दूसरे का नाम लेके बोलते हो क्या? आवाज नहीं आ रही है आपको? लगता है नहीं, दोनों दुबे डिपेंड जी को करता आवाज है, मारी। लेकिन आई थिंक हम लोग दोनों अपने फर्स्ट नेम बड़ा से ही बात strange है। करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव जो हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, दुबे वर्सेस दुबे, जहाँ पे हम बुल्स एंड बेयर्स जो है आपके दर्शकों के लिए लेके आएंगे। और डिम्पी जी देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये, एक अच्छा सरप्राइज है हमारे दर्शकों के लिए। तो आप ये कब लेके आ रहे हैं, दुबे वर्सेस दुबे? ये जो है नेक्स्ट वीक से होगा, नए साल से हम जो शुरू करने वाले हैं, और अच्छी अच्छी कंपनीज और थीम्स पे जो है हमारी बहस होने वाली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जो है प्रॉपर्टी आने वाला ईटी 9 स्वदेश से। चलिए, बहुत बढ़िया। और हम इसका नामकरण भी ऐसे ही करेंगे, एक बुल दुबे एक बियर दुबे, दुबे वर्सेस दुबे के हिसाब से होगा ये, और 2025 के अंदर। हाँ शीशा, कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी अगले साल से 2025 से हम लेकर आएंगे। बुल वर्सेस बेर ही नहीं, कुछ और भी हम हमारे दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। और हमारे रिसर्च के जो दिग्गज है, दोनों ही शरद और वरुण, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए मैम, दो शेयर्स मेरे को आपसे पता करने हैं। एक्चुअली दोनों ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स में से मैंने छांटे हैं। पहला है तो डैम कैपिटल ने जो ऑटो पे अपनी एक रिपोर्ट दी है, जरा प्रोड्यूसर्स आप स्क्रीन पर दिखाना वो रिपोर्ट। हाँ, उसमें अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बोला, बट उन्होंने एक की रेटिंग को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। वो है बजाज ऑटो। पहले वो सेल था, अब उसको बाय किया है, और टारगेट दिया है 9750 का। ये आपके स्क्रीन पर है ना? पहले तो आप जरा इसको चेक कीजिए, फिर दूसरा डैम कैपिटल का ही एक आपको शेयर मैं बताऊंगा। पहले जरा बजाज ऑटो चेक करना कितनी स्ट्रेंथ है, क्या बाय करना है हमको? आई थिंक देखिए, ये स्टॉक जब अभी रिसेंटली हमने देखा था 13,000 के आसपास था, 12,800, और वहां से जो गिरा है, एंड वी हैव सीन अ गुड करेक्शन, अच्छा सा 8,800 वो लेवल्स पे करेक्ट होके कंसोलिडेट कर रहा है। सो टेक्निकली कहा जाए तो ये ओवरसोल्ड के रेंज से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है। ये लेवल पे मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही बैठेगा। 8700 के स्टॉप लॉस के साथ 9050 के फर्स्ट रेजिस्टेंस, सो आई वुड से 9100 का रेजिस्टेंस लेके चलिए। 9100 को अगर क्रॉस करता है तो फिर ये 9500 का नेक्स्ट टारगेट। तो आई थिंक ये लेवल तक तो खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद वी कैन हैव अ रीलुक, बिकॉज टेक्निकली काफी बीटन डाउन स्टॉक है, और ये लेवल एक खरीदारी का मौका मिलता है। आ रहे हैं कि 8700 एक स्टॉप लॉस लगाना है, 9100 इस पे एक टारगेट लगाना है। लगा दो बाय की एक स्टैंप, और आप इसको एक बार प्लस कर सकते हो। मैं लेवल्स रिपीट कर देता हूँ। 8700 स्टॉप लॉस है, 9100 टारगेट है, बजाज ऑटो बाय है, और ये डैम कैपिटल की रिकमेंडेशन भी है, उन्होंने टारगेट 9750 का दिया है। इसी तरह से डैम का एक और शेयर भी है, वो है इंडसन बैंक। उन्होंने टारगेट प्राइस जो है बाय रखा है, वो 1200 कर दिया है। मैम एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन इंडसन बैंक पर भी, उनका कहना है कि थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। पहले टारगेट था 1650 का, घटाया है, अब 1200 कर दिया। सो आई थिंक सेम ही स्टोरी है। ये स्टॉक भी जो 1500 लेवल का जो रीसेंट हाई हुआ था, और वहीं से कितना रिट्रेसमेंट, कितना करेक्टिव मूव आ चुका है, इट्स नियरली एट 930 लेवल्स। सो मैं कहूंगी इसमें भी 900 का फिलहाल एक स्टॉप लॉस लगाइए। और फिलहाल मैं कहूंगी 980 का रेजिस्टेंस है। 980 के ऊपर 1030 का मेन रेजिस्टेंस आएगा, वो लेवल तक आप एक ट्रेड का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, डन। जब मैं ब्रोकरेज की बात कर ही रहा हूँ, तो फिर क्यों ना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर लूँ, जिसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। एक बार जरा वो भी दिखाना, मॉर्गन स्टैनली वाली रिपोर्ट्स भी दिखाना स्क्रीन पर। उसमें MGL को एक बार जरा चेक करना। कल अच्छी बढ़त, मतलब ठीक बढ़त के साथ बंद हो रहा है पिछले 4-5 दिन से। दिवांग एक बार जरा MGL चेक करना। MGL
तो एमजीएल की बात करें, डेफिनेटली आफ्टर द करेक्शन स्टॉक्स में एक माइनस अपसाइड देखने मिला है, बट आई थिंक एक रेजिस्टेंस है अराउंड 1300 के लेवल के अराउंड, तो वहां तक स्टॉक जाते हुए देख सकते हैं। 1200 का सपोर्ट है, तो 1200 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है 1300 के टारगेट के लिए। एक शेयर और पता कर लेता हूँ, कल बढ़िया बंद हुआ था, वो था नाल्को, करीब 2% ऊपर। आज भले ही ज़्यादा नुकसान आपको शुरुआत में ना मिले, लेकिन सेशन डल रहेगा। इस डल सेशन में नाल्को चल सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम चेक करना आप, दिवांग, कोड उसका नेशनल एल्यूमिनियम है, नाल्को चल सकता है क्या है? और यस, डेफिनेटली नेशनल लेवल की बात करें तो स्टॉक्स में जो रिसेंट करेक्शन है वो प्रीवियस जो सपोर्ट था स्टॉक का, वहीं पर ही स्टॉक ने सपोर्ट लेकर कंसोलिडेट करा है। तो आई थिंक इसमें एक रिस्क लिया जा सकता है, एक छोटा सा रिस्क 212 का सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। अराउंड 235 तक के टारगेट के लिए स्टॉक में एंट्री बनाई जा सकती है। 235 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय नैल्को पर। कल के सत्र में भी करीब 2% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी थी, लेकिन एक और स्टॉक जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, रीइटरेट किया है, खरीदारी की राय दी है, 375 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और फंडामेंटल्स पर उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कंपनी करीब 22% का कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ अगले कुछ सालों में रिपोर्ट कर पाएगी। इंडस्ट्री का ग्रोथ केवल 4% होगा, लेकिन कंपनी 22% का ग्रोथ रिपोर्ट करेगी। कैपेसिटी एक्सपेंशन पर कंपनी का फोकस रहेगा। वॉल्यूम, एबिटा, सीएजीआर करीब 14 से 20% का होगा अगले 3 साल में। तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल से, जिसके चलते स्टॉक में आज एक्शन दिखेगा। वैशाली, क्या राय होगी आपकी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर? पिछले कुछ दिनों का मैं चार्ट देख रही थी, ज्यादा कुछ एक्शन यहाँ पर दिखा नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आज एक्शन दिखता है तो क्या रणनीति होगी? तो आई वुड से 305 का स्टॉप लॉस लीजिए और एक ट्रेडिंग का टारगेट बन सकता है 325 टू 330। 330 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन आगे के टारगेट्स दिख सकते हैं टुवर्ड्स 350 एंड सो ऑन। सो 305 के स्टॉप लॉस के साथ ये कंसिडर कर सकते हैं। 5 के स्टॉप लॉस के साथ कंसिडर करने की सलाह जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इस बीच डिक्सन टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक पे पिछले एक महीने में करीब 16% का उछाल दिखा है और जब भी कंपनी कोई एमओयू या करार एग्रीमेंट साइन करती है कुछ नए प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तभी तभी इस स्टॉक में तेजी दिखती है और आज भी एक ऐसी ही खबर निकल कर आई है। कंपनी ने रेफ्रिजरेटर और रिलेटेड कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक करार साइन किया है। कितनी बड़ी डील होगी उतनी डिटेल्स या कॉन्टोर्स कंपनी ने नहीं दिए, लेकिन फिर भी डिक्सन टेक्नोलॉजी, देवांग, चार्ट्स क्या कहते हैं और पिछले एक महीने के 16% की तेजी के बाद अब क्या रणनीति बनानी चाहिए? तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें, डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट यहाँ पर रिस्क और फेवरेबल नहीं है, तो न्यू एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। बट जिनके पास है वो स्टॉक को होल्ड करे। स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखे अराउंड 17,650 का, ये स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। अपसाइड अराउंड 18,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में। ये नजरिया डिक्सन टेक्नोलॉजी पर। इस बीच इंडसइंड बैंक, याद रखे पिछले कुछ दिनों में काफी दबाव दिखा है यहाँ पर। 7% की गिरावट पिछले एक महीने में यहाँ पर दिखी है और आज डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय तो दी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 1650 रुपए प्रति शेयर था वो अब घटाकर 1200 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। तो इंडसइंड बैंक पर एक रिपोर्ट और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर दबाव भी दिखा है। वैशाली, इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? तो इंडसइंड टेक्निकली मैंने अभी ही कहा कि 1500 से ये स्टॉक गिरा है और अभी फिलहाल क्वाइट ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। हालांकि अभी भी कुछ रिवर्सल्स के साइंस नहीं दिख रहे, बट इट इज ऑन इन डीप ओवरसोल्ड एंड कंसोलिडेशन है। सो 900 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है। 980 का फर्स्ट टारगेट देखिए और फिर आगे जाके देखते हैं होता क्या है। इंडसइंड बैंक पर वैशाली जी ने अपना एक टेक दिया था और फिर से उनकी एक राय इस वक्त आपके सामने है। लेकिन गुड मॉर्निंग, आज की शुरुआत जो है श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देकर मैं भी करना चाहूँगी आज के दिन की शुरुआत, क्योंकि देश ने एक सलाहकार, एक इकोनॉमिस्ट, एक वित्त मंत्री और एक प्रधानमंत्री को खोया है। अर्थव्यवस्था भारत की जो है, इकोनॉमी जो है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। कल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आखिरी सांस ली 92 साल की उम्र में
उनकी सेहत काफ़ी समय से ख़राब थी और कल ये दुखद खबर देर रात हमारे सामने आई। उनकी विनम्रता की बात करनी चाहिए, उनकी मॉडेस्टी की बात करनी चाहिए, क्योंकि बेहद टफ टाइम्स में भी उन्होंने अपनी विनम्रता को कायम रखा। और ऑन अ वेरी सैड नोट, रेस्ट इन पीस रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जहां हम भारतीय बाजार की बात कर रहे हैं, मिले जुले संकेतों की बात करें, लास्ट लेग ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं। बस कुछ 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस, इनफैक्ट प्रिसाइसली 3 ट्रेडिंग सेशंस इस वक्त 2024 के बचे हैं और इस वक्त ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स हैं जो कि इस वक्त आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तमाम सेक्टर्स हैं जिस पर बात हो रही है। वैशाली जी, होटल लीजर स्पेस की अगर बात करें, वैसे तो नवंबर से लेकर फरवरी के महीने में हम देख रहे हैं काफ़ी डिमांड बढ़ती देखने को मिली है इस स्पेस के लिए, आगे बढ़ेगी भी। लेकिन वित्त वर्ष 2025 की अगर बात करें, फॉरवर्ड लुकिंग डिमांड सर्ज की अगर बात करें, रिपोर्ट्स का ये मानना है कि होटल स्पेस जो है उसमें 13 to 14% ग्रोथ आने वाले दिनों में भी नजर आ सकते हैं, इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। जाहिर सी बात है ये समय है इस वक्त लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और उसके बाद जनवरी फरवरी तक ये सीजन जो है बिल्कुल चलेगा। होटल स्पेस पर एक टेक आपका ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आप देखेंगे तो एक्चुअली लेट्स स्टार्ट विद इंडियन होटल ओनली। अभी बीच में हमने जब देखा कि मार्केट हैज बीन करेक्टिंग सो मच, बट ये सब होटल स्टॉक्स, लेमन ट्री की बात करें, ताज जीवी के या इंडियन होटल, ये सभी स्टॉक्स के ट्रेंड काफी सही है और टिके हुए हैं। सो दैट इम्प्लाइज के ये सब स्टॉक्स में काफी स्ट्रेंथ फिलहाल दिख रही है। तो आई थिंक ये कंटिन्यू रहना चाहिए और मैं इंडियन होटल को क्वाइट क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ। तो आई वुड से दैट फिलहाल जिनको लेना भी है तो 830 के मेजर सपोर्ट के साथ इसको खरीदा जा सकता है और लुक फॉर अ ट्रेडिंग टारगेट 890 का एक रेजिस्टेंस बनेगा। एक बार इसको क्रॉस करता है तो आई थिंक 920 के भी टारगेट्स दिख सकते हैं। सो इसी अनुसार आई थिंक इवन लेमन ट्री ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो मेरा मानना है जैसे कि टेक्निकल प्रोजेक्शंस देखते हैं और चार्ट रीडिंग करते हैं तो आई थिंक स्टॉक्स में काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। सो आई थिंक इट इज इन सिंक विद द व्यू। एब्सोल्युटली इन सिंक और रिपोर्ट्स भी है इस वक्त इन सिंक ही नज़र आ रही है। हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल के साथ साथ फंडामेंटल पैनल पर हमारे एक्सपर्ट विवेक कार्मा भी जुड़ गए हैं। विवेक, वैसे रियल एस्टेट पर आपने बड़े बढ़िया अंदाज में BHK का कॉन्सेप्ट समझाया, वैसे ही होटल स्पेस का जिक्र भी मैं वैशाली जी के साथ कर रही थी, तो उनसे उनका नज़रिया जान रही थी। उन्हें फंडामेंटल बेसिस होटल सेक्टर, लीजर सेक्टर को इस वक्त कैसे देख रहे हैं आप, और आने वाले एक क्वार्टर के लिए अगर 2 से 3 महीनों की बात करें, किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि अपसाइकिल तो है और इस इंडस्ट्री में आगे भी अपसाइकिल जो है वो जारी रहने की ही बातचीत रिपोर्ट्स में भी नज़र आ रही है। सप्लाई जो है लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर देखने को मिली है, डिमांड भी है और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन लिस्टेड कैटेगरी में जो चुनिंदा नाम है अच्छा खासा कर रहे हैं इस वक्त। गुड मॉर्निंग। पहले तो पूरे पैनल को एक अपडेट देना चाहूंगा। अब मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली याद नहीं है, आप थी या फिर सृष्टि या फिर अभिषेक, तीनों में से कोई एक था जो 4-5 दिन पहले आपने मुझे इंडियन होटल्स के लिए पूछा था। तब मैंने बोला कि मुझे ताज जीवी के छोटा प्लेयर वो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन हुआ था आपके शो पे ही ये ध्यान है। और कल का आप ताज जीवी के का मूवमेंट देख लीजिए, जबरदस्त मूवमेंट आया है। तो ऐसे डिस्क्लोजर जिस दिन मैंने बोला था उस दिन था मेरे पास, लेकिन अब 400 के ऊपर और थोड़ा और ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करने का भी टाइम आएगा। तो ये एक अपडेट है जो स्टॉक पे जिक्र हुआ था। अब रहा कहा टूरिज्म, होटल, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे के सारे अभी भी अच्छे करेंगे। देखिए इंडिया में एक्चुअली आप अगर देखो ओवरऑल जो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट है पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा सा कम है और टूरिस्ट को काफी दिक्कतें हो रही है। मतलब जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं ना, अगर आप रोड पे चल रहे हो और आपको वॉशरूम चाहिए तो ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में इजीली अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये सब बहुत सरकारें इस पे फोकस कर रही है और मुझे लगता है कि जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है यहाँ से एकदम नेसेंट स्टेज में है, मतलब अभी भी एक बेबी स्टेज में है ये। तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा करते हुए दिखेगा ये सेक्टर। और जो जो होटल्स के पास खुद की लैंड है और खुद का रियल एस्टेट भी है और उसके ऊपर होटल है, तो उसका तो वैल्यूएशन आपको बहुत ही अच्छा करता हुआ दिखेगा। इसमें एक और चीज आती है, ये एक मेरा स्टॉक था पुराना, अब इसमें डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एक स्टॉक था, मैं
₹500 से जिक्र कर रहा था वो था नेस्को। तो वैसी कंपनीज जो एग्जीबिशंस, ये भी टूरिस्ट से रिलेटेड है, ऐसे में समझना कि आप अलग सेक्टर हो गया, लेकिन जो माइस एग्जीबिशंस होती है, बड़े बड़े स्टॉल्स लगते हैं, तो नेस्को टाइप ऑफ कंपनी जो आईटी पार्क्स चलाती है, ऐसी कंपनीज भी आपको आगे चलते हुए अच्छी करती हुई दिखेगी। तो आज के दिन वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, डेफिनेटली दे आर ऑन द लिटिल हायर साइड, लेकिन जब जब आपको मौका मिले, मतलब ताज जीवी के पहले 400 गया था, उसके बाद में 300 आया, वापस अभी 400 आ गया, तो ऐसे स्टॉक्स आपको जब मूवमेंट देते हैं, आपको फायदा उस समय उठाना चाहिए। तो अपने एडवाइजर के साथ जुड़े रहो लगातार, क्योंकि जब ये मौका मिलता है, कोई जरूरी नहीं है उस दिन हम लोग शो पे हो या फिर उसके बारे में बात करें, लेकिन मुझे ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, थैंक्स फॉर दैट अपडेट। इनफैक्ट तो सही कहा आपने, और कुछ चुनिंदा नाम, वैसे इंडियन होटल्स का लगातार जिक्र स्पेस में होता ही है, लेकिन नेस्को का जहां जिक्र आपने किया, और इसके अलावा ताज जीवी के, ऑफ कोर्स वी टेक योर फंडामेंटल आउटलुक ओवर देयर। सेजुलिटी एक कंपनी है, और किरण देवांग, इनफैक्ट गुड मॉर्निंग, आपसे राय जानना चाहूँगी सेजुलिटी इंडिया पर। कल हमने देखा करीब 5% का इजाफा, और कह सकते हैं कि काफ़ी मजबूत ट्रेंड यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ दिनों पहले हमारे स्पेशल बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस का भी हिस्सा थी ये, और मैनेजमेंट की अगर माने, कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। ऑन अ कैगर बेसिस अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। FY24 से 27 तक भी अनुमान ये जताया जा रहा है कि 50% अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें टारगेट्स भी बढ़ाए गए हैं, और 51 के लेवल्स पर तो ये है ही, लेकिन 55 के ऊपर भी जाने की संभावना है। क्या आप इस अकाउंट को ट्रैक करते हैं, और अगर हाँ तो आपकी राय क्या होगी सेजुलिटी इंडिया पर? तो इस स्टॉक का डेटा काफी कम है, तो इस पे कोई शॉर्ट टर्म के लिए कमेंट करना नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अभी डेटा काफी रिसेंटली आई थिंक लिस्टिंग है, तो काफी डेटा कम है। वैशाली जी, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, जस्ट टू गिव अ क्रक्स, कंपनी जो है फंडामेंटल्स के लिहाज से ठीक ठाक नज़र आती है, डेट रिडक्शन लगातार कर रही है, और उनके प्योर कंपैरिजन की अगर बात करें, ऑफ कोर्स डेटा पॉइंट्स हो सकता है कि आपके पास भी कम हो, लेकिन कोई टेक अगर आप देना चाहें। तो जितनी भी डेटा से हम रीडिंग कर सकते हैं, आई थिंक इट इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, और एक खरीदारी का मौका जरूर था अराउंड 40 रुपीज के लेवल के आसपास, जहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ था और वहां से एक अप मूव शुरू हुआ है। कल भी हमने देखा दैट यस इट हैज शोन अ वेरी गुड अप मूव, बट मैं कहूंगी दैट यस ओवरबॉट में जरूर आ चुका है, बट दैट डज नॉट इम्प्लाई के वीकनेस अभी हो सकती है। जिनके पास है वो जरूर होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज 54-55 की नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट की संभावना है। पर जो खरीदना चाहते हैं, आई थिंक शुड वेट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 47-46। ठीक है, जरा फटाफट से ना कुछ मैं शेयर्स पूछता जाऊंगा। स्टॉक एक्सप्रेस की वाइप डालिए और उसके अंदर स्टॉप लॉस टारगेट डालते जाइएगा। मैं मेहमानों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो बाय दे रहे हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट के साथ दें, सेल दे रहे हैं तब भी स्टॉप लॉस टारगेट के साथ ही दें, ताकि अच्छे से समझ आ पाए और ट्रेड में कन्वर्ट हो पाए। SBI लाइफ से शुरू करते हैं। देवांग, आपसे जरा SBI लाइफ देख के बताइए, आज प्लस करना है कि नहीं? तो SBI लाइफ की बात करें, डेफिनेटली सपोर्ट के पास है। कल हमने देखा एक रिवर्सल, एक वो कैंडल बना है, तो आई थिंक यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 1380 का स्टॉप लॉस रखना है। अपसाइड 1450 1455 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, 1450 हो गया, 1380 का स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टैंप लगाइएगा। दूसरा है इंडियन बैंक। एक बार देवांग आपको ही चेक करना होगा, इंडियन बैंक 546 पे कल बंद हुआ है। सो इंडियन बैंक की बात करें तो आफ्टर द करेक्शन स्टॉक्स ने एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है, तो आई थिंक इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रहेगा, 529 के अराउंड सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड अराउंड 565 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ये REC PFC का जोड़ा में से आज REC चल सकता है क्या? मतलब PFC भी चलेगा, बट हम ट्रेड REC के अंदर करें। देवांग, REC पे आपका टेक आज का? सो REC की बात करें तो आफ्टर द करेक्शन स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया और एक रिवर्सल देखने मिला, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने मिला ऑन द डेली चार्ट, तो यहाँ से भी ये स्टॉक्स में भी एंट्री की जा सकती है, बट एक स्टॉप लॉस रखिए 506 का। ये स्टॉप लॉस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। 530-35 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं REC में, तो एंट्री की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। वैशाली मैम, जरा आप NMDC चेक करना। ऑल्दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है और स्ट्रॉन्ग पुलबैक भी नहीं है कल का, बट डेरिवेटिव्स का डाटा थोड़ा ठीक बता रहा है, शायद थोड़ा और एक्सटेंड कर जाए। NMDC एक बार आपकी रिकमेंडेशन, आज ट्रेड लेना है क्या?
सो वेल एज क्लियरली कुछ ट्रेंड तो है नहीं, कंसोलिडेशन है। 209 के स्टॉप लॉस के साथ 220 का एक ट्रेडिंग टारगेट, इंट्राडे टारगेट बन सकता है। उसके बाद अगर सस्टेन करता है देन यू कैन सी अ फॉलो ऑन टारगेट ऑफ 225। ठीक है, खैर अभी थोड़ा स्प्लिट भी हो चुका है, तो इसलिए मैम आपकी स्क्रीन पे थोड़ा वो अभी भी पुराना वाला ही आ रहा होगा। एनएमडीसी अब अलग भी आ चुका है, तो स्प्लिट इट होके अभी करीब 70 रुपये के आसपास का है। बट एनी हाँ, आप इसको छोड़ दो। जरा एशियन पेंट आप चेक करो मैम, एशियन पेंट, ये आपको ठीक लग रहा है क्या एशियन पेंट? एक मिनट। सो एशियन पेंट ऑल्सो आई मीन जस्ट अ बाउंस बैक बिकॉज ट्रेंड तो अभी भी खराबी है, डीप ओवरसोल्ड में है। तो कल के लो के साथ कंसिडर किया जा सकता है, मे बी 2350 23, यस उतना तक दिख सकता है। स्टॉक पे भी आ जाता हूँ मैं। एक शेयर आप और चेक करना वैशाली मैम, फिर मैं इनके पास आऊँगा, विवेक जी के पास। आप जरा टाटा मोटर्स चेक करो, आज चलेगा क्या टाटा मोटर्स? तो टाटा मोटर्स स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देखें तो कल हमने देखा कि एक मूवमेंट आया था, बट एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है 750 का। 750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है दोबारा देन लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 775 टू 780, बट इसके लिए अभी फिलहाल आवश्यक है 750 को क्रॉस करना। ठीक है, अब मैं ज़रा विवेक सर के पास आ रहा हूँ मैं। विवेक सर, ज़रा आपसे एक क्वेश्चन होगा। ये जो सीमेंस और कमिंस हैं, इन दोनों पर आपकी नज़र है क्या? आपके पोर्टफोलियो में है, लेना चाहते हो? कल शायद मेरी आपसे सीमेंस के रिगार्डिंग ही बातचीत हुई थी, कल तो ठीक बंद हुआ 50 रुपये ऊपर। एक बार आप इन दोनों पर अपना टेक दीजिए, सीमेंस और कमिंस। इस पे अपनी बात नहीं हुई थी डिप्टी, और जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, मुझे लगता है कि सीमेंस और कमिंस दोनों ही पावर रिलेटेड होने के कारण ठीक ठाक लग रहे हैं, और कमिंस मुझे बेटर लगता है सीमेंस से वैल्यूएशन वाइज। अपना बात नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, आप अगर दोनों में मेरे को एक चॉइस दो तो कमिंस ज्यादा बेटर लगेगा। एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट उधर ज्यादा है, और जो मार्केट कैप है कमिंस का वो ठीक ठाक है कंपेयर टू सीमेंस। और सीमेंस एक रेंज में समझ लीजिए कि काफी टाइम से अटका हुआ है, मतलब करीबन 8,001 रुपये जाता है और बार बार गिरते रहता है। ये चक्कर होकर रखा है सीमेंस में, तो तब तक वो जब तक ब्रेकआउट नहीं आए तब तक सीमेंस नहीं, तब तक कमिंस में आप लोग। ठीक है, डन। तो इस पे भी मैंने पूछ लिया। अब क्योंकि मेरे पास ना ज़रा, मैं आपको सही बात बताऊँ, मेरे को तो मार्केट में आज ट्रेड भी ढूंढने पड़ेंगे। पहले इतना डल लग रहा है, खुलने के बाद शायद और डलनेस ना आ जाए। हाँ, थोड़ा बायसनेस पॉजिटिव रखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वैसे ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे आपको। हिंदुस्तान कॉपर, एक बार विशाली मैम आप इसको ज़रा चेक करना, 265 रुपये पे है, 2-3 दिन से टूट रहा है। अब एफ&ओ बैन में भी नहीं है ये शेयर, देखना पुल बैक आएगा कि नहीं आएगा। ओवरऑल आई थिंक मेटल में थोड़ा दोबारा एक लल आ चुका है। आई थिंक इसको 285 को क्रॉस करना है तो ही एक स्ट्रेंथ दिख सकती है। टिल देन नथिंग मच टू से, जस्ट कंसोलिडेट कर सकता है। चलिए, ये राय इस वक्त मिलती हुई, लेकिन इस बीच बस 20 सेकंड बचे हैं मार्केट के प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर आने के लिए। और इस वक्त अगर संकेत देखें भारतीय बाजार के लिए, बड़े ही मिले जुले संकेत आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्लियरली जनवरी सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन होने जा रहा है आज, और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से ऑलमोस्ट फ्लैट कामकाज नजर आएगा। इसके अलावा एशिया में मिक्स सेंटिमेंट्स हैं। एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है वो 20% के नीचे आता हुआ देखने को मिला है। प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर 23,500 के नीचे इस वक्त आप देखेंगे करीब 250 अंकों की बिकवाली प्री ओपन टिक्स में नजर आएगी। 23,500 के लेवल्स को सस्टेन करने की कोशिश बाजार आज जरूर करेगा। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें सेंसेक्स की तरफ से भी हम देख रहे हैं हल्की फुल्की शुरुआत के ही संकेत। ज़्यादातर एशियाई बाजार की अगर बात करें, बिल्कुल वहाँ से बढ़त के साथ ट्रेड ज़रूर देखने को मिला। बावजूद इसके अगर आप देखें सेंटिमेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड आज के सत्र में नजर आएंगे। इस रेंज बाउंड सेंटिमेंट में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इस वक्त मार्केट को
ध्यान से अगर सोचेगा तो फिर एक बार वॉच लिस्ट में रखने की ज़रूरत है। आने वाले साल के लिए आपका पोर्टफोलियो जो है उसका गठन करने की ज़रूरत है, उसकी प्लानिंग करने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है, और इस स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपका साथ दे रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बिल्कुल अपना नज़रिया वो बता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इस बात को भी समझिए कि मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं बिल्कुल फ्रॉथ नज़र नहीं आ रहा है, ट्रिगर पॉइंट्स कम है, और इसी के चलते जो स्टॉक्स जिन सेक्टर्स का जिक्र हम कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं और उसमें निवेश का नज़रिया बनाकर चलें। सही समय आने पर एंट्री पॉइंट्स ढूंढने की यहाँ पर राय, ये हिदायत आपको। इस बीच इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी को करीब 90 करोड़ का ऑर्डर मिला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से। देवांग, एक बार इरकॉन इंटरनेशनल और साथ ही रेलवे से जुड़ी तमाम कंपनियों पर एक राय आपकी जानना चाहूंगी। न्यूज़ फ्लो और उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, करीब 3.25% की मजबूती प्री ओपन में। इस बीच एक और अपडेट, 5 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया जो है इस वक्त खुलता हुआ नजर आ रहा है। रुपए की कमजोरी जो है वो लगातार जारी है। 85 रुपए और 33 पैसे के लेवल्स इस वक्त स्क्रीन पर आप देखेंगे। 5 पैसे की कमजोरी डॉलर के मुकाबले रुपए में। देवांग बताएं, रेलवे स्टॉक्स में एक तो इरकॉन इंटरनेशनल क्योंकि न्यूज़ फ्लो है जिसका एक इम्पैक्ट है 3.25% की तेजी, इसके अलावा RVNL है, IRCTC है, ये सारे स्टॉक्स पर एक राय क्या होगी? तो इरकॉन की बात करें, डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर है चार्ट का, आफ्टर द कंसोलिडेशन स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला, वापस एक स्टॉक वापस एक रेंज में चल रहा है, तो आई थिंक इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 200 रुपए का रखिए, अपसाइड अराउंड 225 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो इसमें बने रह सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल में। RVNL की जहां तक बात करें, अभी भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में एक रेंज में चल रहा है, तो जब तक स्टॉक अबाउ लेवल अराउंड 440 के अबाउ नहीं जाता है तब तक आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, स्टॉक के लिए जो सपोर्ट है वो है अराउंड 415 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए। ये एक राय इस वक्त रेलवे काउंटर्स पर हमें मिल रही है। इस बीच डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी नज़र होनी चाहिए। और विवेक, आपसे एक फंडामेंटल आउटलुक हम ज़रूर जानना चाहेंगे। टेक्निकल राय हमारे एक्सपर्ट से हमने जानी है, लेकिन EMS सेगमेंट का जिक्र भी हमने किया है। एक महीने के चार्ट्स अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 16% के गेंस डिक्सन टेक्नोलॉजी पर, 6 महीने में करीब 50% से ज़्यादा और एक साल में करीब 180% से भी ज़्यादा। इसी तरह के सेंटिमेंट्स, इसी तरह का एक्शन क्या इसी स्पेस से जुड़ी कोई कंपनी में या इसके इतर कोई स्पेस से जुड़ी कंपनी में आप देखते हैं? और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी अगर आप कोई टेक देना चाहें, रीसेंट मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी कॉन्फिडेंट रही। तो देखिए, सेक्टर अच्छा है, लेकिन 5-6 महीने पहले जैसे मैं बोल रहा था ना कि मार्केट का वैल्यूएशन कंफर्ट लेवल्स पे नहीं है और कोई ना कोई कारण से मार्केट में करेक्शन भी आएगा। तब इनफैक्ट पब्लिक तो छोड़ो, मेरे क्लाइंट्स भी सोचते थे कि ये क्या बोल रहा है, इतना अच्छा बाजार चल रहा है तब जाके करेक्शन की बात कर रहा है। तो यही सिचुएशन है आज EMS स्पेस में। तो ये जो वैल्यूएशन है इतना डिस्कम्फर्टिंग लेवल्स पे है, डिक्सन समझ लो आप करीबन 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप और कंपनी करीबन 400 करोड़ कमाती है। तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई कहाँ से होता है? ठीक है, लॉन्गर टर्म में ये स्पेस बहुत अच्छा है, अच्छा करने वाला है, ध्यान है मुझे सब कुछ, वो सब तो एक्सेप्टेड है, लेकिन जो आज का वैल्यूएशन है वो कंफर्टिंग लेवल्स पे नहीं है। तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहूंगा। और अगर मेरे पास है, अब नहीं है मेरे पास कुछ भी EMS स्पेस में, लेकिन अगर होता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे और ऊपर जाते हैं, मैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बहुत क्लोजली वॉच करूँ। तो केयरफुल रहना ही, सतर्क रहना ही इधर अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आई हियर यू देयर विवेक, और आपकी कंसर्न मैं समझ भी रही हूँ। भले ही हम देख रहे हैं इस वक्त 2.5% की मजबूती के साथ प्री ओपन में शुरुआत होने की तैयारी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी चल चुका है स्पेस। और टेक्निकल एक्सपर्ट से जब हमने जाना, अगर पोजीशन एग्जिस्टिंग है उसे बिल्कुल बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि 18,700 तक के लेवल्स भी यहाँ नज़र आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें वैल्यूएशंस की तर्ज पर और इसके अलावा भी स्टॉक्स के एक्शन पर अगर देखें, काफ़ी ज़्यादा मजबूती स्टॉक में देखी जा चुकी है। एंट्री पॉइंट्स शायद इस वक्त आपको ना मिले। लेकिन इस बीच विएटेक वबाक पर एक राय वैशाली जी आपसे जानना चाहूंगी। कन्विक्शन कम बनता है वैसे इस स्टॉक पर, लेकिन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के सेगमेंट में कंपनी आए दिन नए ऑर्डर्स हासिल करती है, और ऐसे ही एक ऑर्डर विन की खबर कंपनी के लिए आती दिखी है, और इस खबर का ही इम्पैक्ट है जो कि विएटेक वबाक में इस वक्त करीब 2-2.25% के साथ शुरुआत होने की तैयारी 1622 के लेवल्स पर।
that yes, फिलहाल there is no damage to the trend. Regular retracement है. 1550 का एक major support है. अगर 1550 के support के नीचे ये जाता है तो it damages the trend. But till then एक trading strategy के लिए सही है. 1770 का एक upward move तक आ सकता है. ओके, सो अपवर्ड मोमेंटम इस वक्त है। न्यूज़ फ्लो के चलते हम देख रहे हैं और देखते ही देखते तेज़ी जो है वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। 1770 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। देवांग, वैसे तो डिफेंसिव्स में आईटी और फार्मा लिटरली हम देख रहे हैं पिछले कुछ सेशन से मानो बैक सीट पर बैठे हैं, लेकिन आईटी और फार्मा जब मैं कह रही हूँ हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक को भी इसमें जोड़ दें, क्या आपको लगता है कि एंट्री पॉइंट्स मिलने पर इन स्पेसेस पर एक बार गौर करना चाहिए? तो डेफिनेटली फार्मा में स्टॉक स्पेसिफिक रहने का अप्रोच रहेगा। यहाँ पे फार्मा कंपनी जैसे सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक्स में हम देख सकते हैं। जैसे हमारा रिकमेंडेशन भी है सन फार्मा पे, तो 1810 के सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ 1890 के टारगेट के लिए सन फार्मा में एंट्री की जा सकती है। कुछ और शेयर्स भी होंगे आप जिस पे ध्यान रखें। एक बार ये नीचे एक कंपनी की खबर चल रही है, ब्रेकिंग फ्रॉम एजेंसीज फ्रॉम वार, अल्ट्राटेक के रिगार्डिंग है। सीमेंट की कंपनीज हैं, कंपनी स्टार सीमेंट में हिस्सेदारी खरीदेगी। अल्ट्राटेक की खबर से सामने आ रही है। भाव आ रहा है 851 करोड़ रुपए में, 8.7% की हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। एक बार जरा खबर को लेके रखिए स्क्रीन पर ही। और अल्ट्राटेक ने कहा है कि वो स्टार सीमेंट में निवेश को मंजूरी उसकी तरफ की बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आ गई है। पहले अल्ट्रा फिर स्टार दोनों चेक करवाते हैं। स्टार टिपिकली नॉर्थ ईस्ट की कंपनी है, आपको मालूम होगा। अल्ट्राटेक एक बार जरा चेक करवाते हैं, बड़ी कंपनी है, 11,000 का शेयर है। वैशाली एक बार जरा चेक करना अल्ट्राटेक। ओ ठीक है। दिवांग एक बार जरा आप चेक करो तो। अल्ट्राटेक की बात करें तो स्टॉक्स में आफ्टर करेक्शन अभी भी कंसोलिडेशन है स्टॉक के अंदर। पास्ट फ्यू डेज से हम देख रहे हैं एक रेंज में चल रहा है। तो आई थिंक जो अपर रेंज है अराउंड 11,700 ये एक रेंज है, अपर रेंज है। लो सपोर्ट की जहां तक बात करें 11,200 ये सपोर्ट है। तो यही रेंज में हमें लगता है कि देखने मिल सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, अब एक काम करो, आप जरा स्टार भी चेक कर लो सर। स्टार सीमेंट मैं भाव आपको बता देता हूँ, उसका रेट है 230 रुपये का। स्टार सीमेंट उसको भी चेक कर लो जरा आप। तो स्टार सीमेंट की बात करें डेफिनेटली स्टॉक्स में जो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है हाइड्रोपर्टिव स्ट्रक्चर में, बट यहाँ पे जो वॉल्यूम एक कंसर्न है। जहां तक सपोर्ट की बात करें 230 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए, 255 260 के अराउंड रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। की खबर आई है स्टार और अल्ट्रा में किस पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन है कि 831 करोड़ रुपए की डील है। ये खबर है कि 235 रुपये के भाव से भाव की कैलकुलेशंस की गई है। कल का जो स्टार का रेट है वो 230 रुपये है, यानी कि सिर्फ 5 रुपये ऊपर जाके। और अभी जो मेरे को इंडिकेटिव टिक में दिख रहा है 4% स्टार ऊपर खुल रहा है, अल्ट्रा भी ऊपर खुल रहा है 30 रुपये। आप इस डील को विन डील मानते हैं दोनों के लिए? एक बार ज़रा चेक कर लो, जो इन्फॉर्मेशन हमने सब डाल दी। 8.7% हिस्सेदारी, 8.5 करोड़ रुपए का टोटल डील साइज है, 235 का रेट है। विवेक जी, आवाज आ रही है आपको? आज मैं स्लो बोल रहा हूँ कि आप तक आवाज कम आ रही है आज? सॉरी, वो प्री क्लोजिंग में ध्यान था, मैं ध्यान नहीं दिया। तो आप अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट्स की बात कर रहे हो, बराबर? तरफ ध्यान दीजिए आप अभी हमारे गेस्ट हैं, आप हमारी तरफ ही ध्यान दीजिए। नहीं, ध्यान तो मार्केट की तरफ ही था, तो प्री क्लोजिंग रेट्स देख रहा था मैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक के लिए एक फेदर इन द क्राउन होगा, क्योंकि आज के दिन सीमेंट जो स्पेस है यहाँ पे, सीमेंट में एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या होता है कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा रहता है। अब समझ लीजिए इंडिया सीमेंट्स के प्लांट अगर तमिलनाडु में है और उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है दिल्ली के साइड, तो कॉस्टिंग बहुत बढ़ती है। और अल्ट्राटेक का सीमेंट अगर समझ लो मिडिल ऑफ दी भारत है, वहां पे साउथ में आपको भेजना, तो बहुत कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है। तो अगर एक ही कंपनी का मल्टीपल लोकेशंस पे अगर फैसिलिटीज रहती है तो उसका बेनिफिट कंपनीज को डायरेक्टली मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि सीमेंट के प्राइसेस यहाँ से धीरे धीरे और ऊपर जाएंगे आगे चल के भी। और
इसका फायदा, और जो केपेक्स है सरकार का, ये भी लग रहा है कि अब सेकेंड हाफ में बजट आने वाला है, वापस ये लोग अनाउंस कर देंगे, 1 महीना बचा है लगभग। तो केपेक्स में भी हो सकता है कि इस साल बढ़ोतरी हो, क्योंकि इलेक्शन ईयर खत्म हो चुका है। तो मुझे ओवरऑल सीमेंट ठीक ठाक लग रहा है, और अल्ट्राटेक ऑफ कोर्स बीइंग लीडर ऑफ द पैक टॉप पीक में रहेगा। ठीक है, आप लीडर ऑफ द पैक कह रहे हैं और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि सीमेंट ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं कि डील भी ठीक है, दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। तो ये एक टेक जो है विवेक जी ने आपको दिया। शिवांगी शारदा मेरे को स्क्रीन पे दिख रही हैं। जैन सीरीज की शुरुआत है निफ्टी के हिसाब से, आज फर्स्ट डे है, वीकेंड है, ईयर एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शिवांगी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बस मैं अभी आया आपके पास 1 मिनट में, इस बीच में अपने सहयोगी से ना नवरत्न शेयर हम देख लेते हैं, फिर मैं आपके पास आके आपके ट्रेडिंग कॉल्स पता करते हैं। शरद जरा बताएं आप नवरत्न शेयर्स। जी बिल्कुल, सबसे पहले जुबलिएंट फूडवर्क्स फोकस में रहने वाला। इन्होंने एमओयू साइन किया है कोका कोला इंडिया से, जहां पे स्पार्कलिंग बेवरेजेस और मार्केटिंग राइट्स को लेके जो है इंटरचेंज होने वाली है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेगी और इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ेगी, पॉजिटिव रहेगा इम्पैक्ट। डिक्सन टेक के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एमओयू साइन किया है सेल्कोर गैजेट्स के साथ, जहाँ पे वो रेफ्रिजरेटर्स बनाएंगे और कंपोनेंट्स में भी जो है उनकी हिस्सेदारी रहेगी। तीसरा स्टॉक एल&टी ईटी की रिपोर्ट आ रही है कि ये लगभग 20% की ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट करे कंस्ट्रक्शन माइनिंग मशीनरी बिजनेस में वित्त साल 2026 में। वही बीपीसीएल की बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स ओवरसीज एक्सप्लोरेशन में वो करने वाले हैं। आरती फार्मा लैब्स में बड़ा दिग्गज नाम आया है। अबैकस एसेट मैनेजर ने लगभग 11 लाख शेयर्स लिए हैं। सुनील सिंघानिया प्रमोटेड कंपनी है, दिग्गज इन्वेस्टर हैं बाजार के। वही इरकॉन की बात करें तो 90 करोड़ का ऑर्डर जो है इनको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से मिला है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। आईजीएल एमजीएल पे भी नज़र रखिएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि अलग से और एक 5 से 6% की हाइक आ सकती है और मीडियम टर्म लेवल्स पे जो आरओसी है वो 14 to 15% मेंटेन हो सकती है और 70 से 80% जो है पास थ्रू कॉस्टिंग में देखने मिल सकता है। 8वां स्टॉक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, मोतीलाल ओसवाल ने रिटायरेट किया बाय रेटिंग पे, लक्ष्य रखा है 375 रुपये का और ये टॉप पिक है 2025 के लिए। आखिरी स्टॉक यहाँ पे रहने वाला इंडसइंड बैंक, डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है और ये हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज भी है। इन्होंने मेंटेन बाय रखा है लेकिन टारगेट प्राइस घटा दिया, 1650 से घटा के 1200 रुपीज़ कर दिया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर दूसरे तिमाही वित्त साल 2025 में देखने मिल सकता है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शिवांगी, आपके हम ट्रेडिंग कॉल्स का आप कर रहे हैं इंतज़ार, ज़रा बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स लास्ट वीकेंड है 2024 का, इसमें मेरी पसंदीदा काउंटर है इंडिगो। लगातार कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और फॉलो अप यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली नजर आ रहा है। तो फटाफट कंक्लूड करूंगी क्योंकि मार्केट्स ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट्स जो है 4900 के बनते हुए दिख रहे हैं। 4630 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा, एक ही शेयर है इंडिगो, बस इसी पे राइड करना है, मतलब फ्लाई करना है इसी पे ही? जी बिल्कुल, इसी में फ्लाई करना है। रोलओवर्स भी काफी पॉजिटिव आए हैं और हम काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। पूरे मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद बहुत ही रेजिलेंट है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी। ओके मैम, तो इंडिगो पे हम रखेंगे ध्यान। आपने टारगेट दिया 4900 का, 4700 के आसपास का बंद है और कल भी ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि कम से कम पोर्टफोलियो में नहीं है ना तो इसको डाल के रखो। 63% मार्केट शेयर वाला को अगर एविएशन में से नहीं डालोगे तो फिर कौन सा शेयर आपको ढूंढ के डालना होगा एविएशन में, है ना? तो रखो ज़रूर। 4900 तक का टेक्निकल टारगेट भी है। खैर, बाजार खुल रहा है 51 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 23,801 का शगुन है आज ओपनिंग का, 51 पॉइंट है ऊपर से। आप इस देख लो, तो मेरे को लग रहा है कि आज 23,800 अगर दिन भर में बचा ले, जिस पे ओपन कर रहा है, ओपन इज इक्वल टू लो बना दे, तो फिर मार्केट के अंदर आज बढ़िया मूव आ सकता है। 97 पॉइंट की बढ़त के साथ 51,268 पे बैंक निफ्टी भी आपको आज खुलता हुआ दिखेगा। मार्केट के अंदर टिक आना शुरू है। पहला पॉइंट 55 पॉइंट ऊपर, अब 80 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। 132 पॉइंट की बढ़त के साथ अब बैंक निफ्टी भी ऊपर आ चुका है। करीब करीब 200 पॉइंट अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। 1100 वर्सेस 400 शेयर एडवांस डिक्लाइन के आपको दिख रहे हैं और ये एक बेहतर नोट पे खुला है। कल एडवांस डिक्लाइन कांटे की टक्कर चल रही थी लेकिन बाद में थोड़ा शिफ्ट हो गया, लेकिन F&O का डाटा काफ़ी ख़राब हुआ था कल। आज उसमें भी थोड़ा रिपेयर होता दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है। इंडिया विक्स आज बिल्कुल फ्लैट खुला है, कुछ खास बड़ा मूवमेंट अभी तक तो नहीं दिख रहा। रिलायंस, HDFC दोनों ने आज हरे निशान में शुरुआत की है, भले वो कम है
3-3, 4-4 रुपए की है, बट है हरे निशान में, ये एक अच्छी बात है। फिलहाल 200 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी अपने आप को 51,400 तक ले आ चुका है और निफ्टी के अंदर 23,800 का है। ध्यान रखना, आपको मैं एक लेवल शेयर कर देता हूँ, 834 या 850 समझ लो, राउंड फिगर समझ लो आप। 850 पार होने पर ही बैंक निफ्टी के अंदर और तेज़ मोमेंटम आएगा। 23,850 तक मार्केट के अंदर थोड़ा कैलकुलेट होके काम करना, ठीक है, एग्रेशन ज़्यादा नहीं दिखाना आप। आ जाते हैं जरा आज के टॉप गेनर्स पे, जरा मार्केट के अंदर आज के टॉप गेनर्स लेके आइए, तो फिर हम जरा टॉप काउंटर्स पे भी चर्चा करेंगे जो वेटेज रखते हैं। पहले आज जरा टॉप गेनर्स दिखाओ निफ्टी पे। टाटा मोटर्स, डैम कैपिटल की रिपोर्ट थी, बजाज ऑटो, इस पे भी एक रिपोर्ट आई थी डैम कैपिटल की, और अडानी एंटरप्राइजेस, ये तीनों शेयर हैं जिनके पास आधे से पौने 1% तक की बढ़त है। अब करीब बजाज ऑटो पे 2% ऊपर मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा होगा। एनटीपीसी भी हरे निशान में है, बजाज फाइनेंस भी वापस से हरे निशान में आया है, ये शेयर भी नोटिस करने वाला है। अब आ जाते हैं जरा लूजर्स पे। एचसीएल टेक आज हल्का सा कमज़ोर है, बीईएल फ्लैट ही है, कमज़ोर तो खैर मैं क्या बोलूँगा, इसको फ्लैट ही समझो आप। तो बड़े शेयरों में सिर्फ मेरे को एक आईटी का हल्का सा दिग्गज कमज़ोर दिख रहा है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट पूरी तरह से एक डल ट्रेड, एक रेंज ट्रेड में फंसा हुआ है। डिक्सन टेक्नोलॉजी पे भी खबर थी तो 2-2.5% उसको बेनिफिट मिला। एस्कॉर्ट्स भी डैम कैपिटल के अंदर ही रिकमेंडेशन में था, करीब 1 से 1.5% ये भी ऊपर आज खुल रहा है। चोला फिन, हुडको जैसे शेयर्स भी आज करीब 1.5 से 2% ऊपर हैं। खुलते ही साल का जिसने हाई टेस्ट किया उस शेयर का नाम है ओबरॉय रियलिटी, इसने आज खुलते ही साल का हाई टेस्ट किया और ये शेयर बन गया आज का सुपर हीरो। इसके अलावा जो और शेयर ऊपर आए हैं जो परसेंटेज में काफ़ी अच्छे हुए हैं, एसकेएफ इंडिया है, आप ये देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने सीमेंट वाली खबर आपको बताई थी कि स्टार सीमेंट के अंदर 8.5% माल खरीद लिया अल्ट्राटेक ने, 850 करोड़ रुपए दिए हैं इसके लिए, 235 का रेट है। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले तक मैंने चेक किया था 3-4% था, अब 5% करीब करीब ऊपर आ गया है। एक बार जरा अल्ट्रा भी दिखा दूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट जल्दी दिखाते जाओ स्क्रीन पर, और ये 22 रुपये ये भी ऊपर है। 5 शेयर वेटेज वाले भी दिखा हुआ आज फटाफट से, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, ये और एलएनटी, ये फटाफट से दिखाते जाते हैं। इन सब में से आपको 6 शेयर मैं रोज़ इसलिए दिखाता हूँ ताकि वेटेज या मार्केट का झुकाव पता लग पाए। आप 2 शेयर देख पा रहे हैं, दोनों में हल्की बढ़त है। एचयूएल भी 2 रुपये ही ऊपर है, ज़्यादा बढ़त मजबूत तो नहीं है, बट हाँ फिर भी हरे निशान में आपको दिख रहे हैं। टीसीएस ऑलमोस्ट फ्लैट है। इन्फोसिस दिखा दो और एक एलएनटी और दिखा दो, वही बचे हैं बस, जल्दी दिखाते जाइए। इन्फोसिस, एलएनटी भी फ्लैट है और इन्फोसिस और दिखाओ आप। तो मार्केट के अंदर आज आपको बिल्कुल जो सधी हुई जिसे कहते हैं ना शुरुआत की, गैप का ओपनिंग मिला, 23,800 मिल गया, उसके बाद थोड़ा विक्स नीचे आ गया, तो आपको एक राइड करने का मौका मिल रहा है। 200 दिनों के एवरेज को पार करने का आज सबसे अच्छा दिन है, पार कर जाओ, मंडे को वापस से नई सीरीज में या फुल फ्लैश सीरीज का काम शुरू हो जाएगा तो और अच्छी बढ़त आएगी। फिलहाल पहले 10 से 15 दिन मार्केट एक रिदम पॉजिटिव पकड़ सकता है, ऐसा रोल ओवर के नंबर से पता लगा। करीब 76% का रोल ओवर, 78% का रोल ओवर इस बार हमको निफ्टी पे बनते हुए दिखा था। कुल मिला के सारी चीज़ अभी तक तो ठीक दिख रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, और जैसी पैसे बने, एग्जाम्पल के लिए मान लो 70-80 पॉइंट आपके बन रहे हैं या 50 पॉइंट बन रहे हैं निफ्टी में, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ या तो बुक करो, और बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट बनते ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ या तो बुक करो। आया हुआ पैसा मत जाने देना मार्केट में, कल यही हुआ है, पहले आधे घंटे में आपने 300 पॉइंट कमाए, फिर उसके बाद पूरा दिन आपने वो पॉइंट खोते ही गए। बजाज ऑटो आज का टॉप गेनर है, 2.5% ऊपर इसकी रेटिंग बदली है, सेल से बाय किया है डैम ने, इसका बेनिफिट इसको मिल रहा है। ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, एम&एम शेयर्स भी आज आपको हरे निशान में दिखेंगे। ये ऑटोस का व्यू पॉइंट है, सबसे बड़ा प्लेयर तो वही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, एम&एम, हीरो मोटोकॉर्प भी आज आपको अच्छे चलते हुए दिख रहे हैं। इसमें कौन हमने एंसिलरीज भी डाली हुई हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे कि बॉश है और सोनाकॉम स्टार है। निफ्टी बैंक के अंदर इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक भी आज करीब 0.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। बंधन बैंक अभी लाल निशान में है और आज कोई भी बैंकिंग शेयर F&O बैन में नहीं है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स रेंज का है, टीसीएस के अंदर अभी फ्लैट टू पॉजिटिव होने की थोड़ी कशमकश चल रही है। एचसीएल टेक भी हल्के से हरे निशान में आपको स्क्रीन पर दिखेगा।
रियल एस्टेट काउंटर के अंदर स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, जैसे हम हमेशा से आपको बताते रहे हैं, सारी कंपनीज एक साथ नहीं, और थोड़ा ठंडा रहेगा क्योंकि काफ़ी चल चुके हैं, सेक्टर भी काफ़ी चला है, तो शायद 2-4 दिन में थोड़ा ठंड इसमें पड़ी रहे। निफ्टी फार्मास्यूटिकल का इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पर, साथ ही साथ कुछ और इंडाइसिस या सेक्टर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। अब मेरे सहयोगी आपको ओपनिंग के ट्रेड बताना शुरू कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में पॉजिटिव मूड माहौल के साथ खुलते हुए बाजार, ये मूड माहौल कितना कायम रहता है इस पर नजर रखनी होगी। और इस वक्त अगर आप देखें बाजार खुलने से ठीक पहले जिन स्टॉक्स पर हमने बातचीत की थी उन स्टॉक्स में एक्शन भी नजर आ रहा है। वीएटेक वबाग खबर के दम पर इस स्टॉक में प्री ओपन में मजबूती के साइंस थे और इस वक्त भी मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर दोनों ही टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया हमारे यहाँ एक्सपर्ट से हमने जाना, वहां पर भी अच्छे साइंस करीब 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और विवेक ने ताज जीवीके और होटल स्पेस पर अपना नजरिया बताया था। ताज जीवीके में भी पॉजिटिव ओपनिंग इस वक्त आप देख पाएंगे। तो क्लियरली मजबूती है और मजबूती में जहां स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स के आपके सामने आ रहे हैं वो भी बिल्कुल पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की अगर चाल आप देखेंगे, हर सेक्टर हर पॉकेट में आज पॉजिटिव नजरिया है। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, एनर्जी, मेटल, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, आईटी और फार्मा। तो चलिए फ्राइडे सेशन की शुरुआत ऑन पॉजिटिव नोट, और इस पॉजिटिव नोट में हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर कौन से शेयर्स हैं ओपनिंग ट्रेड में जान लेते हैं। हमारे साथ हमारी पैनल पर सुदीप शाह भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सुदीप, बताएं कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को आप, नई सीरीज का पहला दिन। गुड मॉर्निंग मानसी। मानसी, मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से मार्केट में जो सेटअप है अभी, आज इंपॉर्टेंट लेवल होगा 23,850 से लेकर 23,900 के बीच का। अब यहीं पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, पिछले 3-4 दिन के जो हाईज है वो भी यही जोन में, जिसके ऊपर इंडेक्स क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो एक शुरुआत तो अच्छी हुई है, बट हमें एक डेटा पॉइंट भूलना नहीं चाहिए कि जैसे चलिए रोल ओवर तो हमें पता है 76-77% हुआ है, जो 3 महीने के एवरेज से ज्यादा है, पर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स में वो अभी 18-19% के आसपास है, वो एक ओवरसोल्ड जोन में है। तो उसी की वजह से आज एक बाउंस बैक भी आ सकता है। तो हमें ये देखना है कि ऊपरी स्तर पर मार्केट टिकते हैं कि नहीं, और 23,850 और 900 का जो बैंड है मेरे हिसाब से वही सबसे बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। यहाँ पे जल्दबाजी करके अर्ली मॉर्निंग में तेजी है तो ये सोच के और फॉलो अप मूव के लिए खेले, उससे अच्छा मुझे लग रहा है 23,850 880 एक ये बैंड क्रॉस हो जाए, उसके बाद आप लॉन्ग पोजीशंस में थोड़ा एग्रेसिवली आप सोचे तब वो ठीक है। अदरवाइज मुझे लग रहा है थोड़ा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टॉक स्पेसिफिक ये मार्केट में, और जहां जहां पे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले काफी दिनों में वीक मार्केट्स में, वो सारे स्टॉक्स पे थोड़ी नजर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे एक काइंड ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ बेटर इंडेक्स है। बिल्कुल सही कहा आपने, 23,850 के लेवल का इंतजार, और इन इंडेक्स स्पेसिफिक मार्केट को अब भी आपको सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर कई सारे मौके आपको इस वक्त मिलते हुए देखने को मिलेंगे। इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स भी अच्छे एक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप में अगर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, ऑटो एंसिलरीज और साथ ही रियल एस्टेट प्लेयर्स, ईएमएस से जुड़ी कंपनियां और मेटल पैक से जुड़ी कंपनियां जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है, करीब 150 अंकों की मजबूती, और इसी तरह की तस्वीर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखेंगे। सुदीप, आपके स्टॉक्स आपने नहीं बताएं, क्या हैं आपके ओपनिंग ट्रेड्स? दो स्टॉक्स है जो मेरे रडार पे है। एक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर में हमने देखा है पिछले 5-6 सेशंस में एक अच्छी तेजी हुई है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, और ऐसे मार्केट में जहाँ पे मिड कैप्स और लार्ज कैप्स काफी मतलब प्रेशर में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पे ये स्टॉक एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से ये स्टॉक का सपोर्ट जोन है 530 532 का, जब तक 530 होल्ड करता है तब तक यहाँ पे 565 570 के लेवल्स आ सकते हैं। तो 530 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो टायर्स बाय करने की मेरी राय रहेगी। मेरा दूसरा स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो में भी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज भले अभी 0.3% डाउन है, बट मुझे लग रहा है जो हिसाब से पिछले कुछ दिनों का सेटअप है, पोजिशनली इंडिगो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 4850 4900 तक जा सकता है। तो ये लेवल पर और 4700 तक का जो भी डिप हो वहां पे बाइंग करनी चाहिए।
46.30 का स्टॉप लॉस और 48.30 48.50 के दो टारगेट्स। इंडिगो पर इनफैक्ट शिवांगी का भी भरोसा और अब सुदीप का भी भरोसा है स्टॉक में, तो मोहर दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से लगती हुई दिखी है। और एक्सचेंज एंसिलरी काउंटर्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। MCX देख लीजिए, कैम्स देख लीजिए, BSE लिमिटेड के शेयर को देखें, मोतीलाल ओसवाल के शेयर को देखें और एंजल वन, हर तरफ आप देखेंगे करीब 1.5 से 2% तक की मजबूती और शार्प अपसर्ज एक्सचेंज एंसिलरी के स्टॉक्स में नजर आ रही है। गुड मॉर्निंग शिवांगी, बाजार की शुरुआत को आप कैसे देख रही हैं? आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम देख रहे हैं कि बाजार में एक काफी अच्छी देखने को मिल रही है स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि निफ्टी भी होल्ड करते हुए दिख रहा है अपने एक कंसोलिडेटिव बैंड को। अच्छी बात ये है कि ये होल्ड कर रहा है सपोर्ट जोन्स को। फॉलो अप हालांकि काफी मिसिंग है। रोलोवर्स के आंकड़े भी काफी निफ्टी के तो इन लाइन आए हैं, बट बैंक निफ्टी में काफी एक डिसअपॉइंटिंग आए हैं। तो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करें कि ज्यादा पोजीशंस नहीं कैरी हुए हैं। कहीं ना कहीं निफ्टी में भी हमने लॉन्ग लिक्विडेशंस देखा है, तो बाजार में प्रेशर जरूर रहेगा। इस कारण से फॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर हम देखें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छी तरह से बना हुआ है। मेरा ऑफ कोर्स इंडिगो में रीआइट्रेट रहेगा कि ये काफी पॉजिटिव लग रहा है। दूसरा पसंदीदा पिक मेरा रहेगा MCX पर। लगातार पिछले 3 दिनों के एक कंसोलिडेटिव बैंड के बाद ये स्टॉक अब निकलते हुए नजर आ रहा है। RSI पॉजिटिव टर्न हो रहा है और एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन कर रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। मंथ ऑन मंथ बेसिस में हमने ये स्टॉक में देखा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी हुए हैं, तो काफी पॉजिटिव है ये स्टॉक। और इस सीरीज में भी हमने देखा है कि 87% रोलओवर्स हुए हैं। शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिला है, तो शॉर्ट्स जो थे 15% के वो शेड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बना हुआ है और आगे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एग्जैक्टली एक अच्छे लेवल से रिट्रेस भी कर रहा है। 6660 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें और 6300 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से और बाजार की मजबूत चाल में खरीदारी के ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर बिल्कुल आ रहे हैं। सुदीप, 2 स्टॉक्स हैं जिस पर आपका एक टेक जानना चाहेंगे। जोमैटो सडन अपसर्ज इस स्टॉक में नजर आ रहा है और इन दिनों जोमैटो और ये पूरा सेगमेंट जो है वो काफ़ी खबरों में रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे अच्छी मजबूती के साथ हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% गेंस हैं और इसी के साथ ट्रेंड पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। ट्रेंड में करीब 2.25% की तेजी और बाजार खुलने के साथ ही ये जो अपसर्ज है, मोमेंटम है, ये बढ़ता चला जा रहा है। मानसी जी, जो इस सबसे जोमेटो का चार्ट है, हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। 302 303 के जोन से थोड़ा एक स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है और स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका था पिछले 2-3 दिन में। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट वो लेवल से ज्यादा आई नहीं है, वही रेंज में फिसलने के बाद वहीं पे वो ट्रेड कर रहा है 270-75 के बीच में। बट अगर यहाँ से अगर बाइंग मोड में ये स्टॉक को आना है तो 278 278 280 के लेवल के ऊपर जोमेटो को सस्टेन करना होगा और ये 280 के ऊपर एक बार सस्टेन करेगा तो अगला लेवल जो ये स्टॉक के लिए आ सकता है वो है 288 292 का। और लोअर साइड पे मुझे लग रहा है 268 का जो सपोर्ट जोन है वो अगर टूट गया तो 250। तो मुझे लग रहा है थोड़ा यहाँ पे 280 के ऊपर क्रॉस होने की राह देखे और जैसे ही 280 के ऊपर जोमेटो सस्टेन करता है तो फिर से वो अपनी पुरानी अप ट्रेंड में वापस लौट जाएगा। तो 280 के ऊपर बाई करने में मुझे लग रहा है थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। और ट्रेंड की यदि बात करें तो मुझे लग रहा है जोमेटो और ट्रेंड दोनों के चार्ट को अगर हम साथ में भी रख के देखें तो मुझे लग रहा है थोड़ा ट्रेंड का चार्ट बेटर है। बिकॉज पिछले एक महीने से 25-26 नवंबर से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक रेंज में है 6800 और 7150 7130 के बीच और आज वो रेंज ब्रेकआउट हुआ है। तो ओवरऑल प्रायर ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है जो सबसे पिछले 7-8 महीने का अगर हम ट्रेंड देखें तो। और उसके बाद जो करेक्टिव डिप आया था वहां से ये रिकवरी हो रही है और आखिरी का ये जो कंसोलिडेटिंग फेज था 1 महीने का वहां से भी ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल से बाइंग भी की जा सकती है या फिर लोअर लेवल्स पे किन्होंने खरीदा है तो 7120 का एक स्टॉप लॉस रखे
और 7120 जब तक होल्ड करते हैं तब तक यहाँ पे 7350 और 7400 के लेवल्स ट्रेंड पर आ सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रेंट और साथ ही जोमेटो दोनों ही स्टॉक जो कि आज मोमेंटम में हैं, उन दोनों पर एक राय आपको मिलती हुई। लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे आईटी ऑन अ सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसके ठीक साथ कंजम्पशन की स्टोरी भी कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ऑटो प्लेयर्स और ऑटो एंसलरी पर नज़र होनी चाहिए। ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है और साथ ही पूरे के पूरे पैक में इनफैक्ट चाहे ऑटो या ऑटो एंसलरी करीब 350 अंकों की मजबूती। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में आप हरे निशान के साथ ट्रेड। टाटा मोटर्स के स्टॉक को पुल अप किया है और साथ ही एस्कॉट्स कुबोटा पर भी एक राय। शिवांगी, एस्कॉट्स कुबोटा शुरुआत अच्छी हुई है न्यूज़ फ्लो के चलते और इनफैक्ट ऑटो बिक्री के आंकड़ों की अगर बात करें मिक्स बैग थे। बस कुछ सेशंस के बाद नए ताज़ा ऑटो बिक्री के डेटा भी आएंगे। उसके ठीक पहले हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4% गेन्स एस्कॉट्स कुबोटा में और पूरा सेक्टर जो है इस वक्त शाइन करता हुआ। जी बिल्कुल, ऑटो स्पेस एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद वापस हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी बहुत अट्रैक्शन देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से एक अच्छी पुल बैक है ओवरऑल, लेकिन अगर हम देखें सीरीज में शॉर्ट बिल्डअप ही ज्यादा हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब एक अच्छे मल्टीपल डोजीज के बाद एक सपोर्ट जोन पे हम देख रहे हैं कि पुल बैक मूव है, बट ये नजर रखना होगा कि कितना सस्टेनेबल है। मेरा यहाँ मानना है कि 3250 के ऊपर जब तक ये होल्ड करता है तब तक यहाँ पे हम बने रह सकते हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड अबाउट पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ 3400। एक छोटे टारगेट्स का ही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल इम्पोर्टेंट है 3250 होल्ड करना। ठीक है, तो ये नज़रिया एस्कॉट्स कुबोटा पर ऑटो सेक्टर पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है और आज भी फोकस में है। लेकिन इस बीच सीमेंट सेक्टर पर नज़र डालेंगे। अभी अभी खबर आई थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने करीब 8.5% हिस्सेदारी खरीदी है स्टार सीमेंट की, जिसके चलते स्टार सीमेंट में करीब 5 से 6% का उछाल आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। कंसोलिडेशन सेक्टर में बढ़ती हुई और स्टार सीमेंट के प्रमोटर्स ने ये हिस्सेदारी बेची है। 8.5% की माइनॉरिटी हिस्सेदारी है, लेकिन फिर भी दोनों ही स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्शन रहेगा। सुदीप, क्या राय रहेगी आपकी सीमेंट सेक्टर के इन दोनों स्टॉक्स पर? मुझे लग रहा है जो हिसाब से स्टार सीमेंट का जो चार्ट है यहाँ पे, मुझे लग रहा है जो हिसाब से स्टॉक है प्लेस्ड 232 233 का जो जोन है वो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अब बन जाएगा। पहले इस ये लेवल के ऊपर क्रॉस होने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट अब ये न्यूज के चलते जो क्रॉस हुआ है स्टार सीमेंट में ये लेवल, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी एक इम्पोर्टेंट जोन क्रॉस कर दिया है, क्योंकि मार्च 24 और मई 2024 यही जोन पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था और फिर से फिसल गया था नीचे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है अब ये न्यूज बैक्ड भी है, थोड़ा पॉजिटिव ट्रिगर भी है स्टॉक के लिए चलने के लिए। तो 234 का एक सपोर्ट लेके चले, जब तक 234 का जोन होल्ड करता है तब तक मुझे लग रहा है ये 252 से लेके 257 के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम फेवर में रहेगा। दूसरा अल्ट्राटेक सीमेंट, अगर अल्ट्राटेक सीमेंट में अगर हम देखें ध्यान से तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में ये स्टॉक था पिछले काफी महीनों में, पर आखिरी के ये दिसंबर 15 तारीख के बाद हमने थोड़ा देखा है ऊपरी स्तर से थोड़ा स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया है। ओवरऑल अभी भी अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखें तो स्टॉक ने अपना स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है स्टॉक, और 11,100 11,200 का जो ये जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है फ्रॉम अ मंथली पर्सपेक्टिव। जब तक थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहेगा, डिप्स आती रहेंगी, बट जब तक ये ब्रॉड बेस्ड ये सपोर्ट जोन होल्ड कर जाता है तब तक एक ये है कि ये 12,200 12,400 के लेवल्स भी ये स्टॉक में आ सकते हैं। और पिछले काफी महीनों में हमने देखा है कि जब जब रोलओवर्स हुए तो सीमेंट स्टॉक्स में से अल्ट्राटेक सीमेंट में रोलओवर्स काफी स्ट्रांग हुए हैं। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम है सीमेंट के साथ, राइट ट्रिगर्स भी आ रहे हैं, न्यूज भी आ रही है ये स्पेस में, तो इसमें बने रह सकते हैं। एक बार लोअर लेवल्स पर जब आता है तब डिप्स पर ऐड भी कर सकते हैं इसमें। सलाह अल्ट्राटेक सीमेंट पर और बड़ी डील हुई है सीमेंट सेक्टर में, जिसके चलते स्टार सीमेंट में भी अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इस बीच मेटल सेक्टर से हिंदुस्तान कॉपर पर नजर डालेंगे। कल 6% की भारी गिरावट और उसके बाद आज भी स्टॉक में दबाव दिखा है। 1.5% की गिरावट यहां पर दिखी है। शिवांगी, हिंदुस्तान कॉपर और नैल्को इन दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए।
ये पूरा जो स्पेस है काफ़ी एक ग्लोबल मार्केट्स का यहाँ पे कंसर्न्स रहता है यहाँ पे, और आफ्टरमैथ यहाँ पे देखने को मिलता है। दोनों ही स्टॉक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से, और कोई ग्रेव साइंस ऑफ रिकवरी यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। कंसोलिडेटिव मोड पे रहने की संभावना रहेगी। हालाँकि हिंदकॉर्प पर ज़्यादा वीकनेस लग रहा है नाल्को से कंपैरिज़न में। तो मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, और इस सेक्टर को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इस सेक्टर को अवॉइड करने की सलाह। इस बीच ऑटो सेक्टर से हमने आयशर मोटर्स की तो बात की, लेकिन बजाज ऑटो पर भी नज़र डालेंगे। इस स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर दिखा है। बजाज ऑटो के चार्ट्स अगर हम देखें तो करीब 2.5% की तेज़ी। सुदीप, क्या राय होगी बजाज ऑटो पर? बजाज ऑटो को अगर हम देखें तो एक बड़ा अपमूव 3-4 महीने पहले ये स्टॉक में था। ऑलमोस्ट 12,600 तक का स्टॉक ने सितंबर एंड में हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक कंप्लीटली एक डाउनवर्ड्स ट्रेजेक्टरी में था, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक बन चुका था पिछले 2-3 महीनों से। और आज पहली साइन है जब मेरे हिसाब से 10-11 नवंबर के बाद पहली बार ऐसा है कि स्टॉक 2% से ज्यादा तेज है। तो मे बी लोअर लेवल्स पर थोड़ी बाइंग हो रही है यहाँ पे, पर मैं देखना चाहूंगा 9,180 9,150 का जोन क्रॉस करके सस्टेन करे स्टॉक, क्योंकि ये पिछले ऑलमोस्ट पूरी दिसंबर सीरीज, पूरे दिसंबर का जो महीना है उसका एक हाई है। और हर बार जब जब स्टॉक 9150 9200 आता था तब तब यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये जोन क्रॉस हो जाए तकरीबन 9,150 से लेकर 9,180 का, उसके बाद यहाँ पे एक सस्टेन्ड अपमूव शॉर्ट कवरिंग मूव 9400 9500 तक भी आ सकता है। तो 9150 9180 का ये जो बैंड है जहां से हर बार स्टॉक फिसल जाता था, तब वो जोन क्रॉस होना चाहिए, और उसके बाद ही यहाँ पे एक बार हमें एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव। शिवांगी, आज आपके जो शेयर्स थे इंडिगो, वो तो ठीक ही है, उसके अंदर खैर पोजीशन आपने 4900 की रखी हुई है। एक शेयर और बताइए, मैं थोड़ा सीरीज़ के हिसाब से लेके रखना चाहता हूँ, एस्कॉर्ट्स है, क्या आप उस पर भी राय रखेंगे? एस्कॉर्ट्स पे पोजीशंस बना के रखूँ, पूरी सीरीज़ के लिए बनाऊँगा? जी डिम्पी, स्कॉट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा बीटन डाउन है, और इस सीरीज में भी हमने थोड़े शॉर्ट स्पिरिट अप देखे हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक आज अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिल रही है, बट मेरी यह राय रहेगी कि हम अगर सीरीज की बात करें तो बेटर स्टॉक्स है मोमेंटम वाले, उस पर हम फोकस कर सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को हम देख सकते हैं, इंडिगो की बात कर सकते हैं, कुछ कैपिटल मार्केट स्पेस रिलेटेड स्टॉक्स को भी हम नजर रख सकते हैं। ठीक है, आप डिक्सन के बारे में कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा ही रखना तो फिर डिक्सन रखो, इन तो इंडिगो भी रखो। और मेरे को भी मानना है कि थोड़ा सीरीज़ तभी और थोड़ा और आगे बढ़ जाए, फिर और कुछ अच्छे शेयर्स भी मिल जाएंगे। जैसे दिसंबर से जैन में जब आप आ रहे थे तो जुबलेंट फूडवर्क एक बहुत बढ़िया शेयर रहा, जो अच्छा चल के आया यहाँ तक। एक बार ज़रा दिखाओ स्क्रीन पर जुबलेंट फूडवर्क को। और इस बीच मेरे को स्क्रीन पर अब नरेश मिरानी भी दिख रहे हैं और राहुल घोष भी दिख रहे हैं। ये देखिए जुबलेंट आज भी 15 रुपये ऊपर है, 700 के लेवल के ऊपर हो गया। हमें यहाँ तक याद है हमने शायद 650 रुपये के आसपास डिस्कस करना शुरू किया था, और ये अब 720 तक तो ऑलरेडी आ चुका है। सिलेक्टिव रहिए, बेहतर शेयर्स के साथ काम कीजिए, इसी डल मार्केट में भी पैसे बन सकते हैं। नरेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राहुल घोष आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो नरेश भाई आपसे करते हैं शुरू, इंडेक्स पे एक बार आपका टेक, कोई एक्साइटमेंट आपको लग रही है आज मार्केट के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? तो जब तक 24,000 क्रॉस नहीं होता निफ्टी पे तब तक मोमेंटम स्ट्रांग नहीं होगा। हम स्टॉक के रेंज में 23,500 24,000 के बीच में। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट मोमेंटम 24,000 के बाद आएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक 24,000 पार नहीं होता, एग्जैक्टली हमारा भी मानना है कि 23,800 900 और 24,000 ये तीन अपने आप में रेजिस्टेंस के तौर पर समझो, चाहे आप जैसे मर्जी समझो। ये जब तक अच्छे से पार नहीं होते, क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक ट्रैपिंग नहीं होगी, कवरिंग आएगी नहीं मार्केट के अंदर। अच्छी बात यह है कि सीरीज़ की हम शुरुआत कर रहे हैं और थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ चल रहे हैं। आज अगर 850 के बाद क्लोज कर देते हैं तो 200 दिनों के एवरेज के भी ऊपर आ जाएंगे, जिसके लिए निफ्टी थोड़ा तरस रहा है। राहुल घोष से ट्रेड लेते हैं और उनसे समझते हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल कौन सी है। राहुल सर नमस्ते, ज़रा बताएं आपके ट्रेड।
तो अभी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। अभी शो पे डिस्कस भी हो रहा था इंडिगो, तो कॉल उसी पे है। इंडिगो पे 4711 पे चल रहा है और 4750 तक थोड़ा सा एक कंजेशन एरिया है मेरे अकॉर्डिंग। तो 4760 के ऊपर बाय कीजिएगा। आई रिपीट, 1% दूर है, तो 4760 के ऊपर बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस होगा 4500 का और 4950 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिगो पे पहला बाय है। दूसरा है वीईडीएल पे। 2 दिन पहले भी मैंने यही कॉल दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर अभी तक नहीं हुआ है, तो 469 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 459 पे और टारगेट होगा 490 वीईडीएल पे। तो इंडिगो एंड वीईडीएल दोनों लॉन्ग साइड पे। टेकन है और आपने अभी इंडिगो के बारे में भी जिक्र किया और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा मेहमान नहीं है पैनल के अंदर जिसने इंडिगो के बारे में ना बोला हो। थोड़ी देर पहले सुदीप बोल रहे थे, शिवांगी की तो खैर कॉल ही है, आपने भी आके बोला और इससे पहले भी जो मेहमान आए उन्होंने भी इंडिगो का जिक्र किया। इंडिगो भले आज 10 रुपये आपको नीचे दिख रहा हो, बट एक फैंसी काउंटर्स है हमारे एक्सपर्ट्स के बीच में, और आप चाहें तो इसमें 4900 तक के टारगेट रख के पोजीशंस ले भी सकते हैं। ठीक है शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। साल के एंड होने से पहले एक बार दो बार ज़रूर आपसे और बातचीत होएगी और इसलिए मैं आपको भी हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल रहा, उस समय बोलूँगा आपको मैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मैं अपने सहयोगी वरुण दुबे को वापस से जोड़ लेता हूँ क्योंकि डैम कैपिटल की जो रिपोर्ट आई है उसके जुड़े हुए सभी शेयर्स आज एक्टिव है। किसकी रेटिंग बदली, क्या नया टारगेट था, एक बार वापस से आप सुन लीजिए। वरुण जरा बताएं आप। डेफिनेटली, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है डैम कैपिटल की और पूरे ऑटो सेक्टर पे इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। खासकर 3 स्टॉक है जिस पे इन्होंने अपग्रेड किया है जिनको। टाटा मोटर्स न्यूट्रल से खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 870 रुपये का है। एस्कॉर्ट्स यहाँ पे न्यूट्रल से खरीदारी की सलाह है, अपग्रेड किया है, 3550 रुपये का टारगेट है। बजाज ऑटो बिकवाली से अब खरीदारी का कॉल दे रहे हैं, 9750 का प्राइस टारगेट है। तो ये 3 स्टॉक्स है जिनको इन्होंने अपग्रेड किया है। इनके टॉप पिक्स में M&M, टीवीएस मोटर्स और आरके फोर्जिंग भी शामिल है। अभी क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि FY26 में आपको एक रिकवरी देखने मिल सकती है ऑटो सेक्टर में, क्योंकि मैक्रोज जो है वो काफ़ी फेवरेबल हो रहे हैं इसके लिए। और हाल फिलहाल में इस सेक्टर में जो करेक्शन आया है उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो गया है, वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो खरीदारी के अच्छे मौके यहाँ पे बनते हैं। इन्होंने चैनल चेक किया है और इनका कहना है कि रूरल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है। हालांकि अर्बन में अभी भी स्लो डाउन जो है वो थोड़ा बहुत जारी है। ज्योग्राफिकल अगर आप देखेंगे तो साउथ और वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा रिवाइवल देखने मिल रहा है। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखेंगे तो स्टेबल टू मार्जिनली सबड्यूड अभी भी डिमांड जो है वो ओवरऑल देखने मिल रही है। लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट ये एक सेगमेंट है जहाँ पे आपको अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिल सकती है अगले 1 साल में। तो इस सेक्टर के स्टॉक्स पे खास नज़र रखेगा। टू व्हीलर और पैसेंजर माफ़ कीजिएगा, टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स में अगर आप देखेंगे तो मार्जिनल ग्रोथ जो है वहाँ पे आपको देखने मिलेगी। और साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल, जाहिर सी बात है सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट केपेक्स बढ़ने वाला है और उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कमर्शियल व्हीकल्स में किस तरह की रिकवरी देखने मिलती है। लेकिन हाँ, बाकी अगर ऑटो सेक्टर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस इनको अच्छे लग रहे हैं और खासकर FY26 में मैक्रोज जो है वो इनके फेवर में आ जाएंगे, इसके लिए इनको ये सेक्टर पसंद आ रहा है। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिटेल्स फिर से हमारे बीच साझा करने के लिए। तो खरीदारी की राय है, ऑटो सेक्टर पर डैम कैपिटल की पॉजिटिव रिपोर्ट है और हर लिहाज से फंडामेंटल्स जो है ऑटो सेक्टर के इस वक्त इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ऑटो सेक्टर ही नहीं, एंसिलरी जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। एक बार टायर स्टॉक्स पर भी फोकस होना चाहिए। ट्रैक्टर सेगमेंट पर हमने बातचीत की हमारे एक्सपर्ट से। अपोलो टायर, JK टायर, इन स्टॉक्स की स्थिति देख लेते हैं। हल्की फुल्की मजबूती है और एंसिलरीज में ही PCBL क्योंकि कार्बन ब्लैक बनाती है टायर्स के लिए, इस स्टॉक पर भी एक फोकस होना चाहिए। मजबूती के ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिले हैं। सुदीप, PCBL के चार्ट्स को एक बार चेक कीजिए। 463 के लेवल्स हैं, 1.5% की तेजी PCBL की हम बात कर रहे हैं। 463 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मानसी जी, PCBL का यदि हम चार्ट देखें तो जो हिसाब से नवंबर एंड से लेके मिड दिसंबर में एक रिकवरी आया था 450 से लेके 500 रुपए तक, बट वो ऊपरी स्तर पे थोड़े रेजिस्टेंस स्टॉक ने लिया है और अब फिर से स्टॉक पुरानी रेंज के अंदर वापस आ गया है।
तो ये रेंज में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, एक इम्पोर्टेंट प्राइस पॉइंट है 445 450 का, वो बहुत ही क्रिटिकल जोन है। तो जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर है तब तक मुझे लग रहा है कि जो ओवरऑल रिकवरी लोअर लेवल से स्टार्ट हुई थी वहां से एक और मौका है कि स्टॉक फिर से वो 525 के आसपास की छलांग लगा सकता है। तो 445 450 का जो जोन है उसको एक स्टॉप लॉस मान के चले, और ऊपर की तरफ अगर 475 480 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो 525 से लेके 550 की छलांग स्टॉक लगा सकता है, एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक दिखा सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में करेक्शन आया था उसके बाद रिकवरी के मोड पर है। 445 का स्टॉप लॉस रखें। 45 445 का स्टॉप लॉस, 525 पहला लक्ष्य, उसके बाद 550 तक जाने का दमखम। पीसीबीएल में 462 के लेवल्स पर इस वक्त मजबूती की चाल। इस बीच 10:10 पर आउटलुक 2025 में बाजार के दिग्गज नीलेश शाह, कोटक एएमसी के एमडी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे मार्केट के फंडामेंटल्स और 2025 के ग्रोथ आउटलुक को लेकर। लेकिन 23,850 के पार इस वक्त निफ्टी मजबूती के साइंस दिखाता हुआ, करीब 150 अंकों की मजबूती 23,885 के स्तरों पर। बैंक निफ्टी में 350 अंकों की मजबूती आप देख पाएंगे 51,550 के लेवल्स के इर्द गिर्द। वहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, एडवांसेस का पलड़ा इस वक्त भारी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और पॉजिटिव मूड माहौल। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि इंडिया विक्स इस वक्त टूटा है। और कल ही हम जब गौरांग शाह से बात कर रहे थे, बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट से, उनका ये कहना था कि 14 के लेवल्स के नीचे जब इंडिया विक्स जाएगा तो कंफर्ट जोन्स, कंफर्ट लेवल्स जो हैं बिल्कुल नजर आएंगे। इस वक्त 3.5-4% की बिकवाली हम देख रहे हैं और कंसर्न्स जो है इंडिया विक्स की तरफ से छटते हुए नजर आ रहे हैं कंफर्ट जोन में इस वक्त। और बाजार का मूड माहौल हम देख रहे हैं पॉजिटिव। बिल्कुल इस वक्त अगर आप देखें पॉजिटिव मूड माहौल में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की जहां हम बात कर रहे हैं, गोदरेज एग्रोवेट के स्टॉक को एक बार पुलअप करना चाहिए। नरेश जी, आपसे एक बार राय जानना चाहेंगे गोदरेज एग्रोवेट पर। कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर्स के नतीजे मैं देख रही थी, तिमाही आधार पर अगर आप देखें, रेवेन्यूज, मार्जिन्स एंड प्रॉफिट के फ्रंट पर मुनाफा भले ही हमने देखा है कुछ खास बढ़ा नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन मार्जिन्स और साथ ही रेवेन्यू के फ्रंट पर कंपनी ने अच्छा खासा कामकाज किया है। फंडामेंटली कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और बिजनेस भी है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है इनका। इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पर करीब 1.25% की मजबूती नजर आ रही है। क्या कन्विक्शन है गोदरेज एग्रोवेट में आपका? में एक ब्रेकआउट मूव हुआ था 600 के ऊपर, और अगर हम देखें प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसका 700 750 था, तो वहीं पे रीटेस्ट हो रहा है। तो जब तक 700 के ऊपर है तब तक बाउंस बैक और लॉन्गर टर्म ट्रेंड अच्छा रहेगा। सो करंट लेवल्स पे 700 का स्टॉप लॉस होगा और इवेंचुअली 850 तक बाउंस हो सकता है। 850 तक बाउंस होने की संभावना है इस बीच। और इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा पर भी नजर होनी चाहिए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी जबरदस्त एक्शन के बीच कामकाज इस वक्त नजर आ रहा है। चलिए अब वक्त हो चला है ऑप्शन के चैंपियन हमारे खास सेगमेंट का। ऑप्शन के चैंपियन में अपनी रणनीति लेकर रैलीगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अजीत, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सो देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट में 3 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद, अपने एवरेजेस के बाद एक अटेम्प्ट हो रहा है रिकवरी का, और इसमें जो फार्मा और डिफेंसिव जो हेल्थ केयर पैक में वहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है। और विद इन द पैक जो डॉक्टर रेड्डी जहाँ पे की लीड कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। एंटिसिपेशन ये है कि 3-4 दिन के पॉज के बाद जो आज मूव देखने को मिल रहा है वो स्टॉक को करीब 1420 तक के लेवल तक ले जा सकता है। तो इसको आप कॉल ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हैं। 1400 वाली कॉल जो करीबन इसके पास ट्रेड कर रही है उसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। 23 का स्टॉप लॉस रहेगा 44 तक के टारगेट्स के लिए। तो रेडीज के 1400 के कॉल खरीदने की सलाह, जहां पर अधिकतम नुकसान 3,750 का और अधिकतम फायदा 9,375 रुपए प्रति शेयर का हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सेबी का डिस्क्लोजर भी हम लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के मामले में भारत का दुनिया में दबाव बढ़ता जा रहा है। नए आईपीओ से पैसा जुटाने में इस साल एनएसई दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बन चुका है। इस पर पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं आईपीओ मार्केट के लिए 2024 कैसा रहा?
जी बिल्कुल, 2024 भारत के लिए एक शानदार साल रहा है अगर आईपीओ की बात करें तो। और इंटरेस्टिंगली एनएससी जो है एकमात्र एक्सचेंज है जहां पे आईपीओ जो साइज है वो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में देखने मिली है। एनएससी में देखा जाए तो 17.3 बिलियन डॉलर्स का जो है टोटल फंड रेज आया है सिर्फ एनएससी में। ये जो है पिछाड़ दिया है नैस्डैक को भी और एनवाईएसई को भी। दोनों ही यूएस के जो है एक्सचेंजेस है, इनका जो रेंज है लगभग 15.9 टू 16.5 बिलियन डॉलर्स आता है। इसके अलावा चौथे और पांचवें पोजीशन पे जो है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे कुल फंड रेज जो है आईपीओ के जरिए सिर्फ 8 से लेके 10 बिलियन डॉलर तक हुआ है। यानी कि इस साल का बादशाह एनएससी है और इंडिया के जो है सबसे ज़्यादा आईपीओ जो है एक एक्सचेंज से आया है, तो ये एक बड़ी रिकॉर्ड बन जाती है। लेकिन याद रखिए चाइना को भी जो है पिछाड़ दिया इंडिया अगर आईपीओ की बात करें एक्सचेंजेस के जरिए। और इंटरेस्टिंगली जो फास्ट ग्रोइंग भारत की जो मार्केट है, यहाँ पे सिर्फ यूएस ही है जो एकमात्र कंपनी देश है जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा रेस किए हैं लिस्टिंग्स के जरिए। इसके अलावा कंपनी जो है भारत के हाई वैल्यूएशंस, अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के कारण जो है एमएनसीज भी आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज की जो है लिस्टिंग भी हुई है। और अगर हम बात करें कि आईपीओ की संख्या के क्या आंकड़े क्या है, तो भारत की संख्या देखिए 150 से 2 गुना हो गया 2 साल में, 310 लिस्टिंग्स हुई है। वही अमेरिका की बात करें तो मॉडरेटेड है और चीन की देखें तो भारी गिरावट आई है 2024 में, क्योंकि उनके रेगुलेटरी इश्यूज में भी थोड़ी दबाव आई है कैपिटल मार्केट्स को लेके। ये तो आईपीओ की संख्या हुई, लेकिन आईपीओ की वैल्यू क्या है लिस्टिंग्स की, इसको भी स्क्रीन पे लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत का जो बढ़ा है 2023 से 2024 में 2 गुना हो गया है आईपीओ की वैल्यू। वही अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ आया है, बट उतना स्ट्रेंथ नहीं जितना भारत का देखा है। पर चीन का देखिए, इसका जो है भारी गिरावट आया, 50 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर था और अब जो है सिर्फ 8 बिलियन डॉलर का है। तो आप देख सकते हैं चीन में भारी गिरावट आई है अगर आईपीओ की बात करें तो ये ओवरऑल जो है आईपीओ की गाथा मैंने आपको बताई, जहाँ पे भारत जो है आप कह सकते हैं सबसे बड़ा एक्सचेंज हो गया अगर आईपीओ के बारे में बात करें तो। और एनएससी ने 17 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का जो है आईपीओ प्रोसीड्स देखने मिले हैं इस साल। आईपीओ मार्केट में भरपूर एक्शन 2024 में देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद। इस बीच आईटी सेक्टर पर नजर डालेंगे। याद रखें पूरे हफ्ते आईटी में कमजोरी दिखी और वीक टू डेट बेसिस पर देखें तो आईटी इंडेक्स ही सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर निकल कर आया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हल्की बढ़त, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स में पूरे हफ्ते नरमी रही है। और 2 स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, एलटीटीएस और एम्फेसिस। एलटीटीएस 3% नीचे इस हफ्ते अब तक और एम्फेसिस में भी 1.5% की गिरावट इस हफ्ते दिखी है। नरेश, क्या राय होगी आपकी इन आईटी स्टॉक्स पर? सो इन्फोसिस इंटरेस्टिंग रहेगा। स्टॉक अगर देखें तो प्रीवियस हाई जो है 2021 का 1950 टू 1980 है, वहीं पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। 5 बार अब तक टॉप बन चुका है लास्ट 3-4 महीना में, और 2021 में भी 2 बार था। 1750 सपोर्ट है, सो एक्यूमुलेट रहेगा एनी मेजर गैप डाउन पे। इवेंचुअली ये ब्रेकआउट होना चाहिए। एक्यूमुलेट करने की सलाह इन्फोसिस पर आईटी सेक्टर से। इस बीच मैज़गांव डॉक स्टॉक में कल भी एक्शन दिखा था, आज 2%, 2.5% तक की गिरावट यहां पर दिखी है। राहुल, क्या राय होगी मैज़गांव डॉक पर? तो मैज़गांव डॉक का आप चार्ट स्ट्रक्चर आप स्टडी करेंगे तो नो ग्रेट मूवमेंट साइडवेज रहा है। जो सप्लाई एरिया है 2600 के आसपास, वहीं से नीचे के साइड पे मूव होता दिख रहा है। तो करंट सिचुएशन में बाय का राय नहीं रहेगा। बाय इनिशिएट कर सकते हैं अराउंड 2130 ऑड लेवल्स, तो वहां तक मेरा सजेशन है वेट करने के लिए। तो 2130 पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 1920 का रख सकते हैं। तब तक वेट एंड वॉच और इस काउंटर को पे हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेट एंड वॉच की सलाह मज़गांव डॉक पर। कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद आज भी करीब 2.5% की गिरावट यहां पर दिखी है। इस बीच फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर नजर डालेंगे। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है, 10% से ज्यादा की तेजी यहां पर। नरेश, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक पर क्या राय होगी आपकी? एक वन ऑफ मूव लग रहा है कि स्टॉक ने बड़ा करेक्शन किया 350 से लेकर 240 तक, और पाइप्स के काफी स्टॉक्स में नेगेटिव रिएक्शन रहा लास्ट 3-6 महीने में, वो चाहे प्रिंस पाइप्स हो या दूसरे हो। सो वन ऑफ केस है, वेट करेंगे। इवेंचुअली 235 टू 270 में कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद 270 क्रॉस होगा तो ब्रेकआउट होगा।
ये आज ही आज में हो सकता है कि हम 23,900 को हमने पार कर लिया फाइनली। निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट की बढ़त है। विक्स नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर आ रहा है। 3.5% विक्स टूटा, 13.5 पे आया, बाजार डेज हाई बन गया। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में दिखाओ, वो भी ज़्यादा बेहतर होगी इस समय। और अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स जो कि जैन के आज से शुरू हो गए हैं, वो तो 24,000 के भी ऊपर आ गए, क्योंकि प्रीमियम उसके अंदर है। तो अच्छा साइन, मार्केट्स ने आज बढ़िया ट्रेड दिखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 200 दिनों की एवरेज आज रीगेन की है मार्केट ने, इसको लेके जाए घर पे, और फिर सोमवार मंगलवार से कहानी शुरू हो जाए तेज़ी की थोड़ी और, क्योंकि मार्केट को अभी 24,000 और उसके बाद फिर 24,200-500 तक की रेंज को भी, जर्नी को भी अटेम्प्ट करना है। इट्स अ गुड साइन मार्केट ने जो आज एक ट्रेड किया है। चलिए अब जरा 1-2 शेयर और है बस नरेश से मेरे को पता करने हैं, फिर हम आगे की चर्चा को, फिर कमोडिटीज़ का व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखेंगे। नरेश भाई एक शेयर जरा आप और चेक कर लीजिए, वो है अबोर्ड इंडिया। छोड़ दीजिए, अबोर्ड छोड़ दो आप, ग्लेनमार्क चेक करो फार्मा में। ग्लेनमार्क कितना ठीक लग रहा है सर आपको? काफी फार्मा नेम्स में ब्रेकआउट है। अबॉट में भी था, ग्लेनमार्क में भी। अगर हम देखें लास्ट 1-1.5 महीने से जो 1580 का टॉप है वो अभी क्रॉस हुआ है। जो गैप डाउन भी था अभी, उसके भी प्राइसेस के ऊपर आने की कोशिश होगी। तो यहाँ पे रिकवरी हो सकती है 1700 तक शॉर्ट टर्म में, और 1530 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, आपको ना थोड़ा मैं वीक काउंटर्स भी दिखाता हूँ, जहाँ पर आज उतना अच्छा मोमेंटम है नहीं, बल्कि वो तो आज थोड़ा दबाव में है। एक बार जरा आरबीएल बैंक दिखाना। F&O बैन से बाहर गया, बैन से बाहर निकलती पिटाई होना इसकी शुरू हो गई, 3% नीचे है और ह्यूज बिल्डअप भी है इसमें। तो ये शेयर भी एक बार ज़रा चेकअप करवाने की ज़रूरत है। एक बार नरेश भाई आप ही चेक कीजिए इसको, तो आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक अगर लास्ट 2 महीने में मल्टीपल टाइम्स 152 का लो बना हुआ है, 150 to 150 का। जब तक ये होल्ड करता है तब तक पॉजिटिव ऑप्शंस है 180 तक के बाउंस बैक के लिए। से करंटली अभी अगर हम देखें तो 2 दिन पहले अच्छा रिकवरी शुरू हुआ था, तो 155 का स्टॉप लॉस से अभी भी डिप पे बाय होगा। डन। तो ये एक कुछ ट्रेड मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर आज पीएफसी और आरएसी दोनों दिखाना। पीएफसी और आरएसी आज चले नहीं, बल्कि कल की क्लोजिंग ठीक थी। एक बार जरा पीएफसी आरएसी दिखाना नरेश भाई। ये साइडवेज हो गए हैं या फिर वापस गिरेंगे? ये अगर साइडवेज हैं तो कभी भी चल सकते हैं, अगर वीकनेस आ गई है तो फिर ये वापस जाएंगे नीचे। दोनों में बाउंस बैक आ सकता है। जैसे पीएफसी 430 440 पे 5 से 6 बॉटम है, बाउंस बैक हुआ था 520 तक, और हम फिर से 450 460 पे आ गए। ओवरऑल स्लो एंड स्टडी बाउंस बैक 490 तक का लगता है इसमें। डन। खैर हम जरा मार्केट्स की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और थोड़ा मार्केट का डाटा आपके स्क्रीन पर मैं रखता हूं, और उसके बाद विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ जाएंगे ताकि आपको ये बता पाएं कि इस समय की सिचुएशन क्या है। जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो के साथ शुरू करना। एडवांस डिक्लाइन की रेशो निफ्टी की जरा उसके साथ दिखाइए, जिसमें हम F&O वाले शेयर्स भी हम रखते हैं, वो सब भी रखिए एक बार जरा। फिर मैं आपको जरा F&O का फ्यूचर्स के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए 165 शेयर इससे में बढ़कर कामकाज करें। BSE और NSE की संख्या भी काफ़ी बेहतर है, और इस सीरीज़ अपने आप में लंबी है। आपको पता है ना कि सीरीज़ करीब 35 दिन चलने जा रही है, यानी कि ये 30 जैन को एक्सपायर होगा, फिर 1 तारीख का बजट है आपका। तो सीरीज़ अपने आप में बड़ी है, और आज प्रीमियम अच्छा है, और अभी की जो सिचुएशन है उसमें 1% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। सुबह आशीषा जब हमसे पूछ रही थी तब हमने यही बात बोली थी कि जगह है इसमें चलने की, और आज वही भरता हुआ दिख रहा है मार्केट। 24,000 तक आने के पूरे चांसेस है, और आना भी चाहिए। और अब इसका जो वी वैम्प है, जिसको हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी टेक्निकली में रिसेंटली ऐड हुआ है, वो भी 24,000 के ऊपर है। 24,027 के ऊपर आती है, हेल्दी भी माना जाएगा, आप ऐसा समझ लीजिएगा। अब आ जाते हैं जरा इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स आप देखेंगे तो 2.5% तक करीब वो नीचे आया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था। खैर आज का सुपरस्टार जो है वो तो स्टार सीमेंट है। अल्ट्राटेक ने हाथ रखा, यानी कि 8.5% का इक्विटी खरीदा, 850 करोड़ रुपए के आसपास की डील हुई, 2.35 का रेट था। ये सारी होने के बाद आज मोमेंटो आया है। ये तेज़ी क्यों आई, क्या दोनों के लिए विन विन डील है, बताने के लिए आशीषा मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीषा, क्या ये दोनों के लिए विन विन डील है?
बिल्कुल, अभी के लिए माइनॉरिटी स्टेक खरीदा है अल्ट्राटेक सीमेंट में करीब 8.5% की हिस्सेदारी स्टार सीमेंट में। करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में ये डील की गई है। याद रखें कल 240 के आसपास स्टॉक बंद हुआ था और 235 रुपए प्रति शेयर के दाम पर डील हुई है। वैल्यूएशन के नज़रिए से देखें तो 10.5 टाइम्स FY26 EV टू EBITDA इस वैल्यूएशन पर डील हुई है, तो ज़्यादा कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि अगर कंपनी को मेजॉरिटी स्टेक खरीदना है तो शायद वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर डील हो सकती है अगर कभी फ्यूचर में कंपनी करती है तो। अभी के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो प्रमोटर्स से ये हिस्सेदारी खरीदेगी। 4 फैमिलीज में प्रमोटर ग्रुप बट चुका है, तो उसमें से एनालिस्ट का मानना है कि छमारिया फैमिली जिन्होंने पहले भी हिस्सेदारी बेची है स्टार सीमेंट में, मोस्ट लाइकली वही प्रमोटर फैमिली ग्रुप हिस्सेदारी इस बार भी बेचेगी। एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि शायद फ्यूचर में कभी मेजॉरिटी स्टेक कंपनी खरीद सकती है। लेकिन हाँ, सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों से रहा है। इनऑर्गेनिक एक्विजिशन पर टॉप 2 कंपनियां अल्ट्राटेक और अदानी ग्रुप फोकस कर रही है और इसी के दम पर आज भी ये बड़ी न्यूज़ निकल कर आई। स्टार सीमेंट उसी दम पर 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।